अध्याय 1561। थोड़ी देर बाद मेंगडाई ने कहा, चूंकि आप कई जगहों पर जा चुके हैं तो आपने कई लोगों और कई चीजों को देखा होगा। क्या आपको लगता है कि किसी को भूलना वाकई आसान है? अर्जुन ने कहा, यह आसान नहीं है। स्वप्न तितली ने फिर से बात करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने देखा कि मेंगडाई चुप रही और चली गई। जैसे ही अर्जुन चला गया, बड़े भाई फैंग युन के लिए उसे अनदेखा करना आसान हो गया। दोनों ने सिर हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। फैंग युन गुफा से बाहर निकला और मेंगडाई के कंधों पर सावधानी से एक छोटी कमीज डाल दी। ये छोटी कमीज उसके शरीर पर कमर तक थी, लेकिन मेंगडाई के शरीर पर यह उसके पैरों के मुड़ने तक लटकी हुई थी। ये बहुत उपयुक्त थी। अर्जुन ने बिना मुड़े अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। इसके लिए क्यों नहीं लड़ते? शायद सच बताकर तुम फैंग युन के साथ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकोगे, सांप ने कहा। अर्जुन ने आत्महीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं लड़ने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब भावनाओं की बात आती है तो मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। आप जानते हैं कि मैं एक अनियमित व्यक्ति हूँ। मैं उसे क्या दे सकता हूँ? बड़े सांप ने आह भरी और बोलना बंद कर दिया। बग सिस्टम, इसे उसे दे दो, छोटी गौरैया ने कहा। अर्जुन ने छोटे पक्षी के रोएदार सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे तुमसे सचमुच ईर्ष्या होती है। एक कीड़ा और एक मणि तुम्हें संतुष्ट कर सकते हैं। अगले दिन भोर हो चुकी थी और अभी भी घना अंधेरा था। भोर होने में अभी 5-6 घंटे बाकी थे। अर्जुन के ड्रीम दाव के पुनर्निर्माण के बाद उन्होंने इसे अवशोषित करने के लिए एक मार्शल सेंट बीटल निकाला। इस एक को मिलाकर स्वप्न शरीर उनमें से 3 को अवशोषित कर लेगा। बस 2 दिन बाद स्वप्न शरीर दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर पहुंच जाएगा। कुल 16 मार्शल संत भरिंग थे जो अर्जुन की साधना को 3 स्तरों तक बढ़ा सकते थे, दिव्य क्षेत्र के 6ठे स्तर से दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक, मार्शल संत क्षेत्र के निकट। अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन मार्शल सेंट के दायरे में सचमुच पहुंच पाएगा। अपने पिछले जन्म में भी जब वह आदित्य था, वह ज्यादा से ज्यादा भाग्य के दायरे तक ही पहुंच पाया था। हालांकि जब वह आदित्य था तो उसके पास बस यही सब था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत कुछ था। वह पूरे दक्षिणी क्षेत्र का सबसे बड़ा सितारा था, गहन आकाश संप्रदाय का सबसे गौरवशाली शिष्य, और लगभग वह सब कुछ जो वह चाहता था उसकी मुट्ठी में था। हालांकि किसी कारण से इस जीवन में अर्जुन के रूप में उसका राज्य लगातार उन्नत होता जा रहा था। उसने आदित्य को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसने और भी बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन क्यों? 2 घंटे बाद मार्शल सेंट बीटल पूरी तरह से डूब गया। अर्जुन जिन कल के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, भोर में वह पर्वत श्रृंखला जहां डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीला स्थित था, अचानक जीवंत हो गई। कई डार्क नॉर्थ राक्षस पहले ही सुबह उठ चुके थे। दरवाजे के बाहर से शोर और तेज कदमों की आवाजें आईं। अर्जुन ने नहा धोकर मस्ती देखने के लिए बाहर निकला। उसने देखा कि एक खूबसूरत आदमी दरवाजे के पास से बड़बड़ाता हुआ आ रहा है। छोटे भाई, क्या तुम भी जाग रहे हो? अच्छी बात है, मेरे साथ आओ और देखो। वह सुंदर आदमी अर्जुन को खींचकर दूर ले जाने से खुद को रोक नहीं सका। अर्जुन ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह अपना प्रश्न जानता था और वह उसे अपनी आंखों से जरूर देखेगा। मत भूलना, छोटे बदमाश अर्जुन, तुम्हारी भ्रम छिपाने की तकनीक सिर्फ 3 दिन और 3 रात तक ही चल सकती है। अब 1 दिन और 1 रात बीत चुकी है। जब भ्रामक छुपे विरोधाभास तकनीक विफल हो जाती है तो वह आपको पहचान सकती है। अर्जुन ने सोचा, चिंता मत करो, मुझे पता है। पहाड़ की चोटी पर छलांग लगाने के बाद बेसिन में एक पर्वत श्रृंखला में घना जंगल दिखाई दिया। ये स्थान अभी भी डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस का था। जंगल बड़ा अजीब था, लकड़ी का नहीं बल्कि पत्थर से तराशी गई किसी पेड़ की मूर्ति जैसा। हालांकि इन पेड़ों के पत्ते वाकई हरे और जीवंत थे। इस तरह की बात आम नहीं है। जंगल की गहराई में हजारों डार्क नॉर्थ युवाओं ने पहले से ही एक बड़ा घेरा बना लिया था। संपूर्ण ड्रैगन घाटी में संभवतः लाखों या करोड़ों राक्षस थे, जबकि पहली और दूसरी सीढ़ियों पर शक्तिशाली राक्षसों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। उनमें से अधिकांश तीसरी सीढ़ी के साथ साथ निचले दर्जे के राक्षस भी थे। उस खूबसूरत आदमी की पहचान बुरी नहीं थी और वह सीधे अर्जुन को भीड़ की गहराई में देखने के लिए खींचने में सक्षम था।
चाहे जो भी हो, रंबल एक मार्शल संत था। मार्शल संत चाहे कहीं भी रहे, उसे कभी भी कमजोर नहीं लगा। खुले स्थान पर केवल 5 लोग थे। एक तरफ डार्क नॉर्थ डेमन कबीले का बिग ब्रदर फैंग यून और ड्रीम बटरफ्लाई था जो आज्ञाकारी रूप से उसके बगल में खड़ा था। दूसरी तरफ 3 आदमी थे जिनकी पीठ पर विशाल ज्वाला जैसे पंख थे। अर्जुन ने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। ये तीनों ज्वालामुखी नीला ड्रैगन से थे। आगे वाला व्यक्ति एक सीधा सादा आदमी था। उसकी शक्ल सूरत 30 के आसपास की लग रही थी। वह काफी युवा था, लेकिन उसकी साधना कम नहीं थी। वह पहले से ही मार्शल सेंट स्टेज के तीसरे स्तर पर था। ड्रैगन कबीले का मार्शल सेंट थर्ड लेयर कोई मजाक नहीं था। इस व्यक्ति की भी तलवार जैसी भौहें और बाघ जैसी आंखें थीं। उसका रूप बेहद कठोर था, लेकिन वह बड़े भाई फेंग यू से थोड़ा कम सुंदर था। हालांकि इस व्यक्ति ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि वह एक सीधी तलवार की तरह वहां खड़ा था। बहन मेंग डाई, यालोंग आदमी ने कहा, कैसा है? क्या तुमने सोचा है? क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? दानव जाति अपने रक्त की शुद्धता पर बहुत ध्यान देती थी, लेकिन ड्रैगन जाति इसका अपवाद थी। ये कहते हुए वह आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा। शायद उसे अर्जुन के शरीर में ड्रैगन के शरीर का तीसरा हिस्सा महसूस हो रहा था। तथाकथित ड्रैगन के शरीर में ड्रैगन रक्त की शुद्धता भी अलग थी। कुछ ड्रैगनों के ड्रैगन रक्त की शुद्धता पहले ही 70-80% तक पहुंच चुकी थी, जो असली ड्रैगन प्रजाति के बहुत करीब थी। हालांकि कुछ ड्रैगन कम शुद्धता वाले थे और उनमें से 20 से 30% भी कम शुद्धता वाले थे। अर्जुन को 30% नीला ड्रैगन मानव माना जा सकता था, जबकि उस आदमी की शुद्धता 60% तक थी। ये पहले से ही बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। जहां तक उस आदमी के पीछे चल रहे 2 ड्रैगन पुरुषों की बात है, ड्रैगन रक्त की शुद्धता केवल 30% के आसपास थी, जो अर्जुन से ज्यादा बेहतर नहीं थी। मेंग दाई ने कहा, अग्नि ड्रैगन राजकुमार, मुझे आशा है कि आप मुझे 3 दिन और दे सकते हैं। राजकुमार, अर्जुन सोच में पड़ गया। जाहिर है ये ड्रैगन अग्नि ड्रैगन कबीले से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी ड्रैगन कबीले से था। हालांकि स्वप्न तितली की बातों ने उसे साफ तौर पर काफी शर्मिंदा कर दिया था। अग्नि ड्रैगन राजकुमार शब्द सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक नरमी सी आ गई। उसने कहा, बहन मेंग दी, तुम्हें मुझसे इतना रूखा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर रहा। वास्तव में मैं ड्रैगन वैली में एकमात्र व्यक्ति हूँ जो आपके डार्क नॉर्थ डेमन कबीले की मदद करने को तैयार हूँ। मेंग दाई ने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा। मेंग दाई जानती है कि वह भी अपने दिल में ड्रैगन राजकुमार की भावनाओं को याद करती है, लेकिन शादी उसके जीवन की एक बड़ी घटना है। मेंग दाई वास्तव में अपना मन नहीं बना पा रही है। अर्जुन उलझन में था। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? अग्नि ड्रैगन राजकुमार ड्रीम बटरफ्लाई से शादी करना चाहता है, लेकिन डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस की मदद करने के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि यहाँ बहुत से लोग थे, इसलिए अर्जुन पूछ नहीं सका। राजकुमार यालोंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, बेशक मैं तुम्हें समय देने को तैयार हूँ, लेकिन कल ड्रैगन वैली कन्वेंशन है। अगर तुम अभी कोई फैसला नहीं लेते तो मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। ड्रैगन प्रिंस के पीछे खड़ा एक व्यक्ति चिल्लाया, डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले के लोगों, हमारा राजकुमार अच्छे इरादों से हमारी मदद कर रहा है। तुम्हें ये कैसे पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? ड्रैगन राजकुमार ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अशिष्ट मत बनो। स्वप्न तितली को वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए वह अवचेतन रूप से आधा कदम पीछे हट गई। ये दृश्य देखकर अर्जुन का दिल दुख गया। वह तुरंत आगे बढ़कर ड्रीम बटरफ्लाई को बचाना चाहता था और उन ज्वालामुखी ड्रैगन को कुछ भूसों से जमीन पर गिरा देना चाहता था। वह दूसरों को ड्रीम बटरफ्लाई को इस तरह से परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकता था। हालांकि उसने केवल अपना दाहिना पैर उठाया और जमीन पर उतरने से पहले ही वह आत्महीनता से हंसा और पीछे हट गया। वह क्या कर रहा था? अध्याय 1562। अब वह उसका बड़ा भाई अर्जुन नहीं रहा।
बेशक यह महत्वपूर्ण क्षण फेंग युन के लिए आरक्षित था, जो उससे कहीं ज्यादा प्यार करता था। उसके काम में दखल देने का क्या मतलब था? हालांकि बड़े भाई फेंग युन, जो बहुत ईमानदार दिखते थे, ने कभी कुछ व्यक्त नहीं किया था। अन्य डार्क नॉर्थ दानव कुलों ने भी यह नहीं कहा कि उन्होंने अपना सारा बोझ अकेले मेंगडाई पर छोड़ दिया है। अर्जुन ने मेंगडाई के पतले कंधों को देखा और अब और सहन नहीं कर सका। अर्जुन की आंखों से आग निकलने वाली थी। ड्रैगन राजकुमार ने कहा, बहन मेंगडाई, अब आपको फैसला करना चाहिए। डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस का जीवन और मृत्यु आपके ऊपर है। यदि आप वास्तव में आखिरकार अर्जुन से रहा नहीं गया, उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, बस बहुत हो गया। इतने सारे लोगों के बीच एक कमजोर औरत पर जोर जबरदस्ती करना कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रैगन राजकुमार ने भौहें सिकुड़ी और अर्जुन की ओर देखा। उसके पीछे खड़े 2 सेवक गुस्से में थे और अर्जुन को सबक सिखाने के लिए दौड़ पड़े। ड्रैगन प्रिंस ने हाथ हिलाकर अपने अधीनस्थों को रुकने का इशारा किया। उसने अर्जुन से कहा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है। अर्जुन ने व्यंग्य किया, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मुझे गुप्त क्षेत्र में केवल एक बार मिस मेंगडाई ने बचाया था। मुझे इसकी आदत नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इसकी आदत क्यों नहीं डाल लेते? ड्रैगन राजकुमार के एक सेवक ने डांटते हुए कहा, तुम ड्रैगन घाटी में प्रवेश कर सकते हो। ये हमारी राक्षस जाति द्वारा तुम्हें दिया गया सबसे बड़ा विशेषाधिकार है। अपनी प्रगति और वापसी से अनजान मत रहो। मेंगडाई ने कृतज्ञता से अर्जुन की ओर देखा और कहा, छोटे भाई, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हमारे बीच क्या हुआ। तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे लिए बोलने के लिए धन्यवाद। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। उसने भीड़ पर नजरें घुमाई और कहा, दिलचस्प। क्या आप सब दिलचस्प हैं? आप सभी मजबूत पुरुषों को देखिए। आपने वास्तव में एक कमजोर महिला को सभी जिम्मेदारियां उठाने में मदद करने दिया। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को क्या हुआ, लेकिन अगर यह मैं होता तो भले ही कल कबीले को विनाश का सामना करना पड़े, मैं एक कमजोर महिला को बाहर नहीं धकेलता और अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। डार्क नॉर्थ, तुम किससे डरते हो? डार्क नॉर्थ राक्षसी कबीले के सभी लोगों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ड्रैगन राजकुमार के अधीनस्थों में से एक क्रोधित हो गया और तुरंत एक उग्र तूफान में बदल गया और अर्जुन की ओर बढ़ गया। कुछ मत करो, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेंगडाई चिल्लाया। उसी समय एक और राजसी छाया आगे बढ़ी और अर्जुन का रास्ता रोक दिया। ये फेंग युन था। उसने ड्रैगन प्रिंस के अनुयायी की कलाई पकड़ ली। अनुयायी हिल भी नहीं पा रहा था, छूट भी नहीं पा रहा था। फेंग युन ने आह भरी और कहा, इस छोटे मानव भाई ने जो कहा वह सही है। चूंकि हमारे डार्क नॉर्थ राक्षसी कबीले ने यह आपदा पैदा की है, इसलिए हमारे लिए इसे स्वयं उठाना ठीक है। यह कोई आदमी नहीं है जो हमारे मौके के लिए ड्रीम बटरफ्लाई का बलिदान दे। फेंग युन, ड्रैगन राजकुमार भी क्रोधित हो गया और तुरंत फेंग युन के साथ बहस करने लगा। फेंग युन ने डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस की ओर से ज्वालामुखी ड्रैगन के साथ बातचीत करने के लिए ज्वार को बलपूर्वक मोड़ दिया था और आसपास की डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस ने अपने झंडे लहराए थे और फेंग युन के लिए चिल्लाए थे। अगर अर्जुन आगे आकर पहल नहीं करती तो वे शायद अभी भी बगल से कांप रहे होते, लेकिन अर्जुन चतुराई से पीछे हट गया। ठीक है, कम से कम फेंग युन ने आखिर तक अपना सिर नहीं सिकोड़ा। वह आखिर में खड़ा रहा, जो कि एक पुरुष की जिम्मेदारी ही कही जा सकती है। अंत में दोनों पक्ष तितर बितर हो गए और ड्रैगन राजकुमार और उसके 2 अधीनस्थ गुस्से में चले गए। हालांकि डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले ने ड्रैगन प्रिंस को भगा दिया था, फिर भी वे खुश नहीं थे। सब ने अपना सिर नीचे कर लिया और बेहद उदास थे। चलो स्वप्न तितली, वापस चलें। फेंग युन ने स्वप्न तितली का हाथ खींचा और पर्वत शिखर पर लौट आया। अर्जुन ने उस सुंदर आदमी को पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। सुंदर आदमी ने आह भरते हुए कहा, एक भी शब्द कहना कठिन है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अर्जुन को कारण और प्रभाव का पता चला। हालात वाकई पेचीदा हैं। डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस कोई पिछड़ी जाति नहीं है, उनके भी अपने कारण हैं। इस मामले की शुरुआत राक्षसी क्यूई से हुई। राक्षसों और मनुष्यों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे अवशोषित कर सकते थे और इसे अपने स्वयं के एस्ट्रल क्यूई और साधना में परिष्कृत कर सकते थे।
हालांकि राक्षस ऐसा नहीं कर सकते थे, वे केवल राक्षसी ऊर्जा को ही अवशोषित कर सकते थे। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी दुनिया में कई राक्षस समूहों में रहना पसंद करते थे। वे आध्यात्मिक ऊर्जा को सांस के जरिए ग्रहण करते, उसे राक्षसी ऊर्जा में बदलते और फिर उस राक्षसी ऊर्जा को आकाश में फैलाते। यदि बड़ी संख्या में राक्षस एक साथ ऐसा करते हैं तो ये राक्षसी ऊर्जा से भरा एक क्षेत्र बना देगा, जिससे उन्हें अंदर साधना करने का अवसर मिलेगा। अर्जुन को अक्सर राक्षस जंगल का सामना करना पड़ता था और यही कारण था कि वह राक्षसी ऊर्जा को आकाश में उड़ते हुए देख सकता था। स्वर्ग ने राक्षस जाति को एक अनोखी शारीरिक क्षमता प्रदान की, लेकिन यह न्यायसंगत भी था। इसने मानव जाति को जीवित रहने में एक अनोखा लाभ भी दिया। समस्या ये थी कि यह शाश्वत गुप्त क्षेत्र था। शाश्वत गुप्त क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी और यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। हालांकि राक्षसों को यहाँ एक समस्या का सामना करना पड़ा। वे अपने निवास स्थान में व्याप्त होने के लिए बड़ी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा को संघनित करने में असमर्थ थे। ये स्थान बहुत रहस्यमय था। एक बार जब राक्षस जाति आध्यात्मिक ऊर्जा को सांस में लेकर उसे राक्षसी ऊर्जा में बदल देती तो वह आकाश में फैलते ही तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा में विघटित हो जाती। यहाँ तक कि अगर वह दानव सम्राट के दीपक क्यूई का उपयोग करके पूरे ड्रैगन वैली को घेर लेता और इसे गुप्त क्षेत्र से पूरी तरह से अलग कर देता तो भी यह काम नहीं होता। हालांकि उन्होंने ऐसा ड्रैगन वैली के अस्तित्व के कारण किया। ये ड्रैगन घाटी एक पर्वत श्रृंखला के अवशेष थे जो ड्रैगन राजा के अवशेष थे। इसने अपने पीछे 9 ड्रैगन शल्क छोड़े थे। ये 9 ड्रैगन शल्क पूरी ड्रैगन घाटी की रक्षा करते थे, जिससे राक्षसी ऊर्जा बिना फैले एक बड़े क्षेत्र में एकत्रित हो जाती थी। दूसरे शब्दों में ड्रैगन का कंकाल उनकी रक्षा कर रहा था। जहां तक 9 ड्रैगन स्केलों की बात है, वे पहली और दूसरी सीढ़ियों पर मौजूद राक्षसों के हाथों में थे। कुल 9 राक्षस जातियां थीं, एक। हालांकि कुछ समय पहले एक छोटा गुप्त क्षेत्र अचानक आया और अनजाने में डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस द्वारा नियंत्रित ड्रैगन स्केल को निगल गया। ड्रैगन स्केल को छोटे गुप्त क्षेत्र द्वारा दूर ले जाया गया था। 9 ड्रैगन स्केल पूरी तरह से एकता की स्थिति में थे। हालांकि उनमें से एक के गायब होते ही बाकी 8 ड्रैगन स्केल का प्रभाव हर गुजरते दिन के साथ कम होने लगता। अगर 1 महीने के अंदर ड्रैगन के शल्क बरामद नहीं हुए तो ड्रैगन घाटी अब जीवित रहने लायक नहीं रहेगी। उस समय पवित्र क्षेत्र में सभी राक्षसों के लिए केवल 2 ही रास्ते बचे थे, या तो रहने के लिए एक नई जगह की तलाश करें, लेकिन इसकी व्यवहार्यता लगभग शून्य है, या तो ऐसा होगा सभी लोग तितर बितर हो जाएंगे और पवित्र क्षेत्र को छोड़ देंगे, अपने वतन लौट जाएंगे और पवित्र क्षेत्र को एक खजाने की तरह त्याग देंगे। डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले की लापरवाही के कारण उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने पड़े। ड्रैगन घाटी के सभी राक्षस क्रोधित हो गए और उन्होंने मांग की कि डार्क नॉर्थ राक्षसों को निष्कासित कर दिया जाए और ड्रैगन घाटी में उनके निवास के अधिकार छीन लिए जाएं। इस समय केवल एक ही परिवार डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस की मदद करने को तैयार था और वह था ऊंचा ज्वालामुखी ड्रैगन। ज्वालामुखी ड्रैगन के ड्रैगन राजकुमार के दिमाग में एक विचार आया। वह ड्रीम बटरफ्लाई से शादी करके दोनों कुलों का विवाह करवाना चाहता था। उस समय डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस का ज्वालामुखी ड्रैगन के साथ गहरा रिश्ता होगा। अगर दूसरी मॉन्स्टर रेस डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहती हैं, तो उन्हें इस पर विचार करना होगा। यद्यपि उसका इरादा दूसरों के खतरे का फायदा उठाने का था, फिर भी वह वास्तव में डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले को बचा सका। उसने कहा कि पूरा ड्रैगन वैली मॉन्स्ट्रस कबीला डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सिर्फ वही डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले की मदद करने को तैयार था। यह कोई बकवास नहीं थी। अध्याय 1563। यह मामला वास्तव में सुलझाना बहुत आसान था। अगर मेंग दाई सहमति देने को तैयार हो जाए तो मामला लगभग सुलझ ही जाएगा। उस समय ज्वालामुखी यालोंग कबीला भी डार्क नॉर्थ दानव कबीले को खोए हुए ड्रैगन स्केल की खोज में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार होगा। मुख्य बात यह थी कि हर कोई जानता था कि ड्रीम बटरफ्लाई डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले की महिला थी। हालांकि फैंग यून डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस का तथाकथित राजकुमार नहीं था, फिर भी उसकी हैसियत लगभग वैसी ही थी।
उसके पिता डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस के महान बुजुर्गों में से एक थे और उनकी हैसियत का सम्मान किया जाता था। इससे स्थिति और भी पेचीदा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी ड्रैगन का राजकुमार किसी स्त्री को चुराने के लिए डार्क नॉर्थ दानव जाति के राजकुमार से लड़ने जा रहा हो। इसलिए डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले को उम्मीद थी कि ड्रीम बटरफ्लाई सहमति में सिर हिलाएगी और डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले और आग पानी को बचा लेगी। एक और वे बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें लगा कि ड्रीम बटरफ्लाई का अकेले उनके कबीले का दोष अपने ऊपर लेना अनुचित था। इस तरह की आशा और अनिच्छा के बीच डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले की अनिश्चितता ने उस दृश्य को जन्म दिया जिसे अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से देखा था। अर्जुन के बलपूर्वक हस्तक्षेप को डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले की आखिरी उम्मीद को नष्ट करने वाला माना जा सकता है। हालांकि डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले ने इसके लिए अर्जुन को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि यह मामला देर सवेर तो होना ही था। अर्जुन ने तो बस संघर्ष को आगे बढ़ाया। अर्जुन को अजीब लगा और उसने पूछा, ये छोटा सा गुप्त क्षेत्र क्या है? सुंदर आदमी ने अर्जुन को समझाया, ये छोटा सा गुप्त क्षेत्र शाश्वत रहस्य क्षेत्र के भीतर कुछ स्वतंत्र छोटे छोटे क्षेत्र थे। ये स्वतंत्र छोटे क्षेत्र अप्रत्याशित थे और अक्सर शाश्वत रहस्य क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर प्रकट होते थे। कुछ समय बाद ये अचानक गायब हो जाते थे। जहाँ तक तथाकथित छोटे गुप्त क्षेत्र की बात है, वहाँ भी शाश्वत क्रूर जानवर थे और वे रजत रक्त क्रूर जानवर थे। साधारण भयंकर जानवरों के शरीर पर एक प्रकार की ज्वाला जैसी आकृति होती थी जो रूनों जैसी दिखती थी। चांदी के रक्त वाले भयंकर जानवरों में भी ऐसे रून होते थे, लेकिन वे चांदी के रंग के होते थे। रजत रक्त दुष्ट जानवर की शक्ति सामान्य शाश्वत दुष्ट जानवरों से कहीं अधिक थी। वास्तव में रजत रक्त दुष्ट जानवर ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसके शरीर में उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर छिपे थे। उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर केवल रजत रक्त दुष्ट जानवर के शरीर से ही खोदे जा सकते थे। ये वही छोटा सा गुप्त क्षेत्र था जो अचानक ड्रैगन घाटी के किनारे पर उतर आया और डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले द्वारा संरक्षित क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। यह आया और तेजी से चला गया, लेकिन जाते समय ड्रैगन के शल्कों को अपने साथ ले गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेज पर एक चाय का प्याला रखा हो। एक बड़ा कुत्ता दौड़कर आया और चाय के प्याले का एक टुकड़ा गलती से निगल गया। उस छोटे से गुप्त क्षेत्र के प्रकट होने के बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ गया और पूर्व की ओर कई लाख मील की यात्रा कर गया। समस्या यही थी, ऐसा नहीं था कि डार्क नॉर्थ मॉन्स्ट्रस कबीले में ड्रैगन स्केल्स वापस पाने के लिए उस छोटे से गुप्त क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। छोटे से गुप्त क्षेत्र का स्थान अत्यंत संवेदनशील था। वहां प्रवेश करने के केवल दो रास्ते थे। एक पूर्व दिशा में था, जिस पर बेहुआन गिल्ड का कब्जा था। ऐसा नहीं था कि बाइवू के पास मानव मार्शल कलाकारों को गुप्त क्षेत्र से बाहर निकालने का कोई कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे पहले से ही उस छोटे से गुप्त क्षेत्र पर हमला करने के लिए तैयार थे। दूसरा रास्ता और भी कठिन था, क्योंकि यह रास्ता दानव जाति संघ का था। राक्षस जाति के इलाके पर कब्जा करो, बाहर जाओ और छोटे से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए खूनी रास्ता बनाओ। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? हालांकि उत्तरी सम्राट गिल्ड मजाक नहीं कर रहा था और ड्रैगन वैली ने उत्तरी सम्राट गिल्ड के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं की। मुझे मत बताओ कि कोई तीसरा रास्ता नहीं है, अर्जुन ने पूछा। सुंदर आदमी ने कहा, हम भी खोज रहे हैं। इससे पहले सिस्टर मेंग, डाई और मैं गुप्त क्षेत्र में थे, छोटे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में आप ये भी जानते हैं कि आप इसे बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। यदि आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप गलती से बेहुआन गिल्ड के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ओह, मैं समझ गया। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन जब वह उस गुप्त लोक से निकला था तो सुंदर आदमी और स्वप्न तितली आपस में बातें कर रहे थे और उसे ढूंढ नहीं पाए थे। बस 1 महीना बचा है, सुंदर आदमी ने आह भरी। 1 महीने में ड्रैगन वैली पतन के दौर में प्रवेश कर जाएगी। ड्रैगन वैली की राक्षसी ऊर्जा इतनी कम होने लगेगी कि वह हमारे जीवित रहने लायक नहीं रहेगी। कल के ड्रैगन बोन कन्वेंशन में सभी राक्षस जातियों को एक साथ वोट देना है। क्या आप इसके कारण हमारी डार्क नॉर्थ राक्षस जाति को निष्कासित करना चाहते हैं?
लेकिन अंत में मैं यह नहीं जानना चाहता कि हमें निश्चित रूप से भगा दिया जाएगा। सुंदर आदमी ने अपना सिर हिलाया और निराश होकर चला गया। अर्जुन वहां अकेली खड़ी विचारमग्न थी। दरअसल यह मामला बहुत सरल हो सकता था, लेकिन क्योंकि ड्रीम बटरफ्लाई राक्षसों के बीच बहुत लोकप्रिय थी, इसलिए ये परेशानी का सबब बन गया। बड़े सांप ने कहा, वह छोटा सा गुप्त क्षेत्र अच्छा लगता है, तुम अंदर जाकर कोशिश कर सकते हो, लेकिन वह काफी खतरनाक होगा। जब समय आएगा तो बेहुआन गिल्ड के विशेषज्ञ निश्चित रूप से अंदर होंगे। उस रात अर्जुन ने उस खूबसूरत आदमी को ढूंढा और उससे छोटे गुप्त क्षेत्र और रजत रक्त दुष्ट जानवर के बारे में पूछा, और इससे उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर पता चली। सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट्स की ताकत ये थी कि उनकी लड़ाकू शक्ति सामान्य विशियस बीस्ट से कहीं अधिक थी। इस छोटे से गुप्त क्षेत्र में रजत रक्त के सभी दुष्ट जानवर औसतन मार्शल संत थे, जो मार्शल संतों के दूसरे स्तर के आसपास थे। हालांकि एक और बात थी जिससे सभी को सिरदर्द महसूस हुआ, और वह ये थी कि सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट में एक प्रकार का जन्मजात प्रतिरोध था। इस प्रकार का जन्मजात प्रतिरोध किसी मार्शल कलाकार की आक्रमण शक्ति को बढ़ा सकता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो प्रतिभा जितनी कम होगी, सोने का स्तर उतना ही कम होगा, तथा सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट द्वारा हमला किए जाने पर रिबाउंड उतना ही मजबूत होगा। उदाहरण के लिए, एक मार्शल सेंट क्षेत्र सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट वहां खड़ा था, जिसके सामने दो मार्शल कलाकार थे। मार्शल कलाकारों में से एक मार्शल सेंट क्षेत्र में था, लेकिन यह मार्शल कलाकार अत्यंत प्रतिभाशाली था, विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ। दूसरा मार्शल कलाकार स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी प्रतिभा काफी साधारण थी और उसका साधना क्षेत्र भी उतना ऊंचा नहीं था। अगर कोई स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का मार्शल कलाकार किसी मार्शल संत सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट पर वार करता, तो भी वह सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट को मार सकता था। हालांकि उसकी आक्रमण शक्ति में जो उछाल आया, वह उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था, और यहाँ तक कि उसे मौके पर ही मार भी सकता था। जहाँ तक बेहतर प्रतिभा और उच्च स्तर के सोने वाले मार्शल सेंट विशेषज्ञ का प्रश्न है, जब वह सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट पर प्रहार करेगा तो आक्रमण शक्ति में प्रतिक्षेप बहुत कम होगा। इस दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में उच्च क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को लघु रहस्य क्षेत्र में रखना बहुत ही नासमझी थी। लाभ हानि के व्युत्क्रमानुपाती थे। बेशक उच्च साधना क्षेत्र और व्हाइट रिवर जैसी मजबूत प्रतिभा वाला व्यक्ति सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन दुनिया में ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? सुंदर आदमी ने गरजते हुए कहा, हमने पहले ही किसी को बेहुआन गिल्ड और राक्षसों से बात करने के लिए भेज दिया है। हालांकि परिणाम बहुत बुरे हैं। उत्तरी सम्राट संघ ने हमें सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया, और राक्षसों की तरफ तो और भी बुरा हाल था। उन्होंने हमारे दूतों को सीधे तौर पर मार डाला। अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में ये राक्षस जाति की शैली जैसा दिखता है। राक्षस बहुत घमंडी हैं। वह तुमसे बिल्कुल बात नहीं करेगा। जब तक तुम आने की हिम्मत करोगे, चाहे तुम्हारा कोई भी मकसद हो, तुम मर जाओगे। उस रात सुंदर आदमी से अलग होने के बाद अर्जुन ने अपने स्वप्न दाव को सक्रिय किया और चौथे मार्शल सेंट बीटल को अवशोषित कर लिया। अब केवल एक ही शेष था, और स्वप्न शरीर को दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक पदोन्नत किया जा सकता था। भोर के समय पूरी ड्रैगन घाटी में घंटी की आवाज गूंज उठी, जिससे घाटी हिल गई। ड्रैगन घाटी की सभी राक्षस जातियां ड्रैगन घाटी के केंद्र की ओर उड़ गईं। अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई देखी। वह फैंग युन के साथ थी। फैंग युन धीमी आवाज में उसे दिलासा देते हुए कह रहा था, चिंता मत करो, हम डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाएंगे। हम तुम्हें किसी भी तरह की शिकायत नहीं होने देंगे। ड्रीम बटरफ्लाई बहुत उदास थी। उसने कहा, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस ने मुझे स्वीकार कर लिया और मेरे साथ एक परिवार जैसा व्यवहार किया। डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस मेरा दूसरा घर है। मैं इसे गिरते हुए नहीं देख सकती। फैंग युन ने मेंग दाई के कंधे पर थपथपाया और कहा, देर सबेर जिसे आना चाहिए वह आएगा। ये तुम्हारी समस्या नहीं है। अध्याय 1564। इसी दिन अर्जुन को एक अजीब हलचल महसूस हुई। उसकी जेब में रखा मार्शल सेंट बीटल सचमुच हिलने लगा। उसी समय उसके स्टोरेज रिंग में रखी डेड स्वॉर्ड ने भी इसे महसूस किया, और वह भिनभिनाने और कांपने लगी।
अर्जुन पहले से ही ड्रैगन वैली कन्वेंशन स्थल पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन इस अजीब हलचल को महसूस करने के बाद वह जल्दी से रुक गया और एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई छिप न सके। क्या हो रहा है? अर्जुन जमीन पर उतरते ही तुरंत अपनी जेब खोली। अंदर 12 मार्शल सेंट बीटल हिल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन की ने कहा। सर्प बोला, मैंने लोगों को कहते सुना है कि अनंत जानवर वास्तव में गायब नहीं होंगे। यदि वे मर जाते हैं तो 10 दिनों के कोहरे के ताज़ा होने के बाद उनकी लाशें स्वतः ही गायब हो जाएंगी। अर्जुन ने कहा, हाँ, ऐसी कहावत है। हालांकि यह अज्ञात है कि उस क्रूर जानवर की गायब हुई लाश कहाँ गई या वह सचमुच गायब हुई भी थी या नहीं। लेकिन सावधानीपूर्वक गणना करने पर पता चला कि आज ठीक 10वां दिन है। अर्जुन ने हिसाब लगाया। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह टाइम स्वयं पहुंचा और मार्शल सेंट बीटल को मार डाला। फिर वह ड्रैगन वैली पहुंचा। संयोग से 10वां दिन था। आज ही वह दिन है जब ये मरे हुए बीटल गायब हो जाएंगे। हालांकि किसी कारण से ये भरिंग गायब नहीं हुए, बल्कि वे कंपन कर रहे थे। उसी समय मृतकों की तलवार भी कंपन कर रही थी। क्या ये हो सकता है कि मृत तलवार ने उन्हें फंसा लिया हो? बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने जल्दी से मृत्यु तलवार निकाली और पाया कि वास्तव में 12 भरिंगों की ओर इशारा करते हुए एक मृत्यु आत्मा आभा थी। अरे, अर्जुन की ने कहा, मैंने जिन 4 भरिंगों को अवशोषित किया है वे मृत्यु तलवार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। देखो, निश्चित रूप से जो 4 भरिंग अवशोषित हो गए थे वे अपनी जेबों में रेत के एक छोटे से ढेर में बदल चुके थे और हवा भी उड़ गई। हालांकि अवशोषित न हुए भरिंग अभी भी वहां थे। क्या ये संभव है कि मृतकों की तलवार इन भरिंगों को नियंत्रित कर सके? कोशिश करके देखो, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने मृत तलवार को पकड़ा और उसे महसूस किया। वह 12 प्रकार की जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था जो मृतकों की तलवार से जुड़ी थी। हे भगवान! अर्जुन का दिल धड़क उठा जब उसने खुद से सोचा, उठो। परिणामस्वरूप 12 मार्शल सेंट बीटल्स ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और अंततः वे जीवित रहने में सफल रहे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सब कुछ अर्जुन के आदेशानुसार कर सकते थे। क्या मैं अब उन्हें नियंत्रित कर सकता हूँ? अर्जुन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। लेकिन मृतकों की तलवार ने मेरी जीवन शक्ति क्यों नहीं छीनी? अर्जुन का दिल धड़क उठा। सर्प ने कहा, यह अवश्य ही मृतकों की तलवार होगी। इसने गुप्त लोक की जीवन शक्ति को सीधे अवशोषित कर लिया है, इसलिए इसे आपसे अवशोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस गुप्त लोक में हमेशा से एक विचित्र जीवन शक्ति रही है। ये सामान्य जीवन शक्ति से भिन्न है। ये जीवन शक्ति कोहरे से आती है। ये नष्ट हो चुके पत्थरों और पेड़ों को भी पुनर्जीवित कर सकती है। अर्जुन ने खुशी से कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो शांत जानवर को नियंत्रित कर रहा है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 12 मार्शल सेंट बीटल्स फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और वे सभी लेट गए। अर्जुन ने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि अब ये संभव नहीं था। मृत तलवार मार्शल सेंट बीटल से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। हालांकि 12 मार्शल सेंट बीटल्स कहीं और गायब नहीं हुए, वे अभी भी वहीं थे। सर्प ने कहा, यह मृत तलवार थी जिसने उन्हें रखा था, लेकिन इसमें उन्हें नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। क्यों? अर्जुन ने कहा, मैं एक प्रकार की शक्ति को महसूस कर सकता हूँ जो मृत तलवार से मार्शल सेंट बीटल को छीन रही है। ये शक्ति गुप्त क्षेत्र में कोहरे से होनी चाहिए। इस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मृत्यु तलवार पूरी तरह से कुचल दी गई है। सर्प ने कहा, मुझे एक अनुमान है। यदि इन भरिंगों को तुम मृत्यु की तलवार से मार देते तो क्या स्थिति भिन्न होती? अगर ऐसा है तो आप इन भरिंगों को हर समय नियंत्रित कर सकते हैं। क्या ये संभव है? अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। दरअसल इन भरिंगों को मृतकों की तलवार से नहीं, बल्कि एक विशाल कृपाण के प्रयोग से मारा गया था। ये सचमुच संभव है, सांप ने कहा। अगर मृतक की तलवार स्वयं इन जानवरों को मार डाले तो इस तलवार का दांव लग जानवरों के शरीर पर आक्रमण कर देगा। लेकिन समस्या यह है कि तुमने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर मृतकों की तलवार आखिरकार केवल एक शुरुआती गहन श्रेणी का हथियार है।
इसका ग्रेड बहुत कम है। यदि आप इसे दाव हथियार में परिष्कृत कर सकें तो खतरनाक जानवरों को मारने के लिए इसका उपयोग करना बहुत आसान हो जाएगा। अर्जुन ने अपने विचार सुलझाए। अगर वह किसी क्रूर जानवर को मारने के लिए मृतकों की तलवार का इस्तेमाल करता और दाव लग हमला करता तो वह क्रूर जानवर पूरी तरह से मृतकों की तलवार के नियंत्रण में आ जाता और उससे संपर्क नहीं खोता। बाहरी दुनिया में मृत तलवार को मरे हुए प्राणियों को नियंत्रित करने के लिए अर्जुन की जीवन शक्ति पर पलटवार करना पड़ा, और यहाँ मृत तलवार मृत जानवरों को नियंत्रित करने के लिए सीधे कोहरे की रहस्यमयी जीवन शक्ति पर निर्भर हो सकती थी। इस प्रकार अर्जुन की जीवन शक्ति को अवशोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एकमात्र समस्या ये थी कि खूंखार जानवरों को गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं लाया जा सकता था। इस समय ये भरिंग अभी भी अर्जुन के पास थे क्योंकि ड्रैगन घाटी स्वयं गुप्त क्षेत्र में थी। मृत तलवार को उन्नत करने का अवसर ढूंढो। अर्जुन ने अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ और कहा, लेकिन मेरे पास अब कोई निचली धातु नहीं है। सांप ने कहा, अपनी कृपाण और मृतकों की तलवार को हथियार बनाओ। विलय, यह विचार सचमुच संभव है। अर्जुन ने उत्साह से सिर हिलाया। एक शुद्ध नीदर रजत हथियार जिसमें मृत्यु का दाव और स्वप्न का दाव था। इसी समय ड्रैगन घाटी से दूसरी घंटी बजी। असल में अर्जुन वास्तव में लिटिल मिस्ट्री दायरे में नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी वह हिचकिचा रहा था। लिटिल मिस्ट्री दायरे में सिल्वर ब्लड के सभी क्रूर जानवर मार्शल संत थे। दिव्य मार्शल आर्ट्स के 7वें स्तर का उल्लेख नहीं करना चाहिए। भले ही वह एक मार्शल संत था, फिर भी उसे विश्वास नहीं था कि वह एक रजत रक्त क्रूर जानवर को भी मार सकता है। लेकिन अगर वह नए ब्लेड ऑफ द डेड की खेती कर सकता है तो क्या ये पर्याप्त नहीं होगा? उसे केवल अपनी तई दिव्य तकनीक के साथ एक रजत रक्त विशेष जानवर को चुपचाप मारने की जरूरत थी। फिर इस रजत रक्त विशेष जानवर का उपयोग उसके द्वारा किया जा सकता था। चलो पहले ड्रैगन वैली कन्वेंशन देखते हैं। अर्जुन ने विशाल कृपाण उठाया और अपनी जेब पीठ पर रखकर सम्मेलन की ओर उड़ चला। अनगिनत राक्षस प्रजातियां उस स्थान की ओर दौड़ पड़ीं। कुछ जमीन पर दौड़ रहे थे, कुछ आसमान में उड़ रहे थे और कुछ सीधे सतह के नीचे छेद कर रहे थे। जब अर्जुन घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह पर्वत श्रृंखला ड्रैगन और ज्वालामुखी ड्रैगन के बीच का क्षेत्र था। यह एक विशाल गोलाकार मंच था और इस गोलाकार मंच का स्थान ड्रैगन कंकाल के ड्रैगन सिर का स्थान था। पर्वत श्रृंखला के ड्रैगन राजा का शव यू आकार का था। दूर से देखने पर वह एक लंबी घाटी जैसा दिखता था। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चल सकता था कि ड्रैगन घूम गया है और उसका सिर बीच में चक्कर लगा रहा है। विशालकाय ड्रैगन सिर वाली लाश स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुई, जिससे अर्जुन को एक नजर में एक उजाड़ प्राचीन आभा का एहसास हुआ, जिससे वह चौंक गया। वह ड्रैगन का सिर बहुत बड़ा है। यह अनगिनत वर्षों से मृत था, लेकिन इसके ड्रैगन कंकाल ने लोगों को दबाव की भावना दी, जिससे वे अपमानित होने या सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया का सबसे मजबूत पैरागॉन हो। हे भगवान, ये बूढ़ा अजगर वास्तव में मुझसे भी पुराना है। अर्जुन हैरान रह गया। बड़ा सांप 10 लाख साल से भी ज्यादा समय से जिंदा था और यह पर्वत श्रृंखला का ड्रैगन राजा असल में बड़े सांप से भी पहले से मौजूद था। वह शुद्ध रक्त वाली पहाड़ी ड्रैगन जाति थी, एक ड्रैगन और तो और वह ड्रैगनों का राजा भी था। इस तरह की बात बहुत दुर्लभ थी। दानव सम्राट के लिए भी वह सिर्फ एक शुद्ध काला अजगर था। वह अनगिनत काले अजगरों का एक साधारण सदस्य था। वह अजगर राजा भी नहीं था। मृतकों की तलवार फिर से लालच से हिल उठी। वह लालच से ड्रैगन राजा के अवशेषों पर कब्जा करना चाहती थी। अर्जुन ने अपनी भंडारण अंगूठी को हिलाया और मौत की तलवार को रोक दिया। उसने मन ही मन सोचा, अपनी ख्वाहिशें मत रोको। अपने जैसे छोटे से अथाह हथियार से तुम अब भी ड्रैगन किंग को काबू में करना चाहते हो। क्या यह आत्म अपमान नहीं है? अध्याय 1565 पहला चरण पर्वत श्रृंखला ड्रैगन, ज्वालामुखी ड्रैगन, लौह रक्त अरचिन रेस और यूनिवर्सल सी रेस था। दूसरी सीढ़ी डार्क नॉर्थ, हॉट सैंड स्नैक, स्टील बियर, बेस काइड वुल्फ और हरिकेन वुल्फ।
सभी 9 शीर्ष रेस आ चुकी थीं। इन 9 जातियों के अलावा शेष विभिन्न राक्षस जातियों का संपूर्ण ड्रैगन वैली की राक्षस जाति में 90% से अधिक हिस्सा था। ज्वालामुखी ड्रैगन अपनी पीठ पर विशाल ज्वाला पंख लिए हुए थे और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गर्व से खड़े थे, जिनमें अद्वितीय गरिमा थी। पर्वतीय ड्रैगन अतुलनीय रूप से मजबूत क्रिस्टलीय पीले कवच से सुसज्जित थे। उनकी युद्ध शक्ति ज्वालामुखी ड्रैगन से कमतर थी, लेकिन उनकी सुरक्षा क्षमता उससे भी ज्यादा थी। आयरन ब्लड बग्स स्टील के गोले से ढके हुए जीवों का एक झुंड थे। इनमें से हर एक बग बेहद उदास था और उनके मुंह से 4 लंबे मुंह निकले हुए थे। ये देखने में बहुत ही चौंकाने वाला लग रहा था। ये कीड़ों का झुंड था जिसने ड्रैगन को चुनौती देने की हिम्मत की। बहुत शक्तिशाली। जहां तक ब्रह्मांड की समुद्री जाति का सवाल है, वे घने जल कुहासे में खड़े विशालकाय राक्षसों का एक समूह थे। ये राक्षस आकार में अतुलनीय रूप से विशाल थे। उनमें से प्रत्येक जमीन से ऊंचा था। उनके पैर जमीन पर तो थे, लेकिन उनके सिर अब ऊंचे नहीं थे। समुद्री जाति का हर विशालकाय प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी के एक विशाल स्तंभ की तरह था। धुंध में छिपे होने के कारण वे केवल विशाल छायाएं ही देख पा रहे थे, जिससे लोगों पर अद्वितीय दृश्य दबाव पड़ रहा था। ये ड्रैगन घाटी के 4 अधिपति थे। ये पहली बार था जब अर्जुन ने 4 अत्याचारियों को इकट्ठा होते देखा था और उसका दिल जुनून से उबलने से खुद को नहीं रोक सका। ज्वालामुखी ड्रैगन की दिशा में नेता एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ पीठ के पीछे थे। वह व्यक्ति राजा जैसा आभा मंडल लिए हुए था। अर्जुन ने नजर घुमाई और पाया कि उस बूढ़े आदमी पर पहले से ही 8 स्तरों का शुद्ध ड्रैगन रक्त था। इस तरह का ड्रैगन पहले से ही सच्चे ड्रैगन के बहुत करीब था। वह स्वर्ग रैंक 8वीं स्टेज पुराने संप्रदाय विशेषज्ञ होना चाहिए। इस समय बूढ़े ड्रैगन ने ब्रह्मांड की समुद्री जाति की दिशा में देखा और उदासीनता से कहा, मोशियु, तुम अभी भी इतने ऊंचे क्यों खड़े हो? तुम सम्मेलन में कैसे भाग ले सकते हो? जैसे ही उसने यह बात कही, बूढ़े ड्रैगन ने अपना हाथ हिलाया और एक हल्की हवा बही, जिससे बड़ी मात्रा में पानी का कोहरा बिखर गया। इस समय अर्जुन की आंखों में एक अतुलनीय विशाल सिलहुट दिखाई दिया। अर्जुन ने विशालकाय प्राणी की ओर देखा और कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। यह एक पहाड़ था, एक पर्वत जो बादलों को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो अर्जुन ने सोचा कि यह ड्रैगन घाटी में एक आकाश भेदी चोटी है, लेकिन अब सावधानी पूर्वक पहचान के बाद ये वास्तव में एक समुद्री जानवर का पैर था। इसके अलावा बादलों के शीर्ष पर ये केवल उस पैर के घुटने तक ही था। साधारण सार्वभौमिक समुद्री राक्षस पहले से ही काफी बड़े थे। उनमें से प्रत्येक के सिर पर बादलों की चोटियां थीं, लेकिन मोशियु नाम का ये समुद्री जानवर असल में सिर्फ एक बछड़े की मदद से ही एक साधारण समुद्री जानवर जितना बड़ा हो गया। उसके घुटने बादलों तक पहुंच गए। तभी आसमान से बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अर्जुन को चक्कर आ गया, लेकिन ये सिर्फ मोक्षियु की हंसी थी। इसके तुरंत बाद एक चेहरा जो अतुलनीय रूप से बड़ा था और जिसने अर्जुन के पूरे दृष्टि क्षेत्र को लगभग ढक लिया था, धीरे धीरे नीचे झांका। उस चेहरे ने बादलों को दबाकर दूर कर दिया। यदि स्वर्ग वास्तव में एक प्राणी होता, तो यदि एक दिन स्वर्ग अपने सिर नीचे करके निचले लोगों को देखता, तो संभवतः ऐसा ही होता। मोशियु अचानक सिकुड़ गया और छोटा होता गया। उसका विशाल शरीर किसी प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तरह था जो लगातार जमीन में धंस रहा था। अंत में हुआन यू सागर जाति का नेता भी मानव आकार का हो गया था, जो आयोजन स्थल के क्षेत्र में प्रकट हुआ। अर्जुन इस दृश्य को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि क्षितिज के पार सचमुच कुछ है। शायद ये समुद्री जानवर ब्रह्मांड में बिजली कीट के आकार के करीब था, है ना? अर्जुन जल्दी से डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस के स्थान पर पहुंचे और सुंदर आदमी को ढूंढ लिया। हालांकि वह सुंदर आदमी अब अर्जुन से बात करने के मूड में नहीं था। वह बहुत उदास था। सच कहूं तो पूरा डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर्स कबीला एक उदास आभा से घिरा हुआ था। उन्होंने कभी यहाँ लड़ाई लड़ी थी, यहाँ बसे थे और इस भयावह स्थान से निकलकर उस आकाश में चले गए थे जो उनका था। उन्होंने एक बार यहाँ अनगिनत मात्रा में गर्म रक्त छिड़का था तथा अपने पूर्वजों के जीवन का उपयोग करके रक्त का मार्ग खोल दिया था। लेकिन अब उन्हें इस भूमि से निष्कासित किया जाने वाला था जिसे वे हमेशा से बहुत प्यार करते थे।
बैठक पुराने ज्वालामुखी ड्रैगन, पर्वत पिंजरे, लौह रक्त बग राजा और समुद्री जानवर मोशियू के नेतृत्व में शुरू हुई। मॉन्स्टर रेस के सम्मेलन में मानव सम्मेलन जैसी लालफी ताशाही नहीं थी, न ही इसमें इतनी विनम्र परिचयात्मक टिप्पणियां थीं। बूढ़े ज्वालामुखीय ड्रैगन ने बोला और सीधे डार्क नॉर्थ राक्षसी कबीले को दोषी ठहराया। ड्रैगन स्केल खोना एक घोर अपराध था। बूढ़े ज्वालामुखी ड्रैगन ने अपने हाथ पीछे कर लिए और बोला, हमने खोए हुए ड्रैगन स्केल्स की खोज के लिए पहले ही बहुत दर्दनाक कीमत चुकाई है। मानव जाति के पास उत्तरी सम्राट व्हाइट रिवर की सबसे मजबूत शक्ति है। ड्रैगन सम्राट के समर्थन के बिना हम व्हाइट रिवर के खिलाफ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में क्रूर राक्षस हैं, वे हमसे बातचीत करने से और भी ज्यादा कतराते हैं। मेरी पवित्र ड्रैगन घाटी कहाँ जाएगी? ये शब्द कहते ही पूरा मैदान शांत हो गया। इसके तुरंत बाद 1 मिनट से भी कम समय में सभी राक्षस जोर से चिल्लाने लगे, उन्हें जला दो, उन्हें जला दो, उन्हें जला दो, उन्हें जला दो, जलकर मर जाना। अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या आपने निष्कासन नहीं कहा था? ये डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस को जलाकर मार डालने में क्यों बदल गया? क्या इसे तथाकथित निष्कासन कहा जा सकता है? निष्कासन भौगोलिक स्थान का नहीं बल्कि जीवन का हुआ था। इस समय वह सुंदर आदमी उदास होकर मुस्कुराया। उसने अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, छोटे भाई, मुझे तुम्हारी मानवीय संस्कृति बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी शिष्ट शैली का इंतजार करूंगा। हालांकि मुझे डर है कि मुझे मानव जाति को अपनी सैन्य नैतिकता का पुनर्निर्माण करते हुए और एक और गौरवशाली दिन देखने का मौका नहीं मिलेगा। सुंदर आदमी ने आसमान की ओर देखा और कहा, एक तलवार की सर पर दौड़, एक नायक की सर पर दौड़, एक तलवार और एक मदिरा का बर्तन क्षितिज के पार जाते हुए। ये चित्र शायद केवल सुंदर मानव कथाओं में ही मौजूद है। ये बस एक कहानी है। क्या आपको लगता है कि मृत्यु के बाद आत्मा होती है? अगर आप मर गए तो आप स्वप्न में प्रवेश करेंगे। मुझे आशा है कि मैं एक इंसान, एक शिष्ट व्यक्ति बन सकूंगा और एक चिंतामुक्त और बेफिक्र जीवन जी सकूंगा। सुंदर आदमी अर्जुन की ओर देखने लगा और बोला, तुम उस खूबसूरत कहानी के सबसे करीबी इंसान हो जिसे मैंने कभी देखा है। कृपया मेरे सपनों के साथ जियो। यदि संभव हो तो कृपया एक शूरवीर व्यक्ति की तरह जियो, न कि केवल एक मार्शल कलाकार की तरह जो केवल लड़ना जानता है। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, लेकिन वे तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। डार्क नॉर्थ, हम बहादुरी से जीते हैं, हमें कभी कठिनाई का डर नहीं लगता। डार्क नॉर्थ राक्षसी कबीले के सामने एक बूढ़े आदमी ने अपना राजदंड उठाया और चिल्लाया, आइए हम अपनी मृत्यु का सामना इसी अंतिम गरिमा के साथ करें। आइए हम बहादुर योद्धाओं की तरह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें। दहाड़ अनगिनत डार्क नॉर्थ राक्षस एक साथ चिल्लाए। इसके बाद काला उत्तरी दानव कबीला मैदान के बीचों बीच खाली जगह की ओर चल पड़ा। वे अपने साथ जुनून और त्रासदी का एक जबरदस्त झोंका लेकर आए और पूरे दिल से मौत की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें जला दो, उन्हें जला दो। भीड़ का रोना जारी रहा और किसी को भी डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस पर दया नहीं आई। इंतजार। एक छोटा सा व्यक्ति बाहर निकला। ये स्वप्न तितली है। लंबे और राजसी राक्षसों के इस समूह में वह बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन उसका छोटा सा शरीर बहुत दृढ़ था। वह आंखों में आंसू लिए डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस टीम को पीछे छोड़ते हुए बाहर निकली और चिल्लाई, मैं तुमसे शादी करूंगी। सब लोग शांत थे। फैंग युन ने मेंग डाई को आश्चर्य से देखा और कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मेंग डाई, तुम वापस जाओ। मेंग डाई मुस्कुराए और अपने गालों पर बहते आंसुओं के साथ बोली, जब मैं अपनी बुद्धि के अंत पर थी तब डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस ने मुझे स्वीकार किया था। आप सभी मुझे अपनी बहन और बहन की तरह मानते हैं। यदि मैं इस मोड़ पर भी खुद से अलग होने में अनिच्छुक हूँ तो मैं एक जानवर से अलग नहीं हूँ। सभी डार्क नॉर्थ राक्षस चिल्लाए। वे अपने जीवन के अंतिम क्षण में बहादुर थे, लेकिन वे और भी अधिक कमजोर थे। कई युवा अपने चेहरे ढककर रोने लगे। ये कहना सचमुच बहादुरी थी कि वे बहादुर थे, लेकिन यदि वे इस दुनिया को छोड़ने को तैयार थे तो कितने लोग वास्तव में जाने देने को तैयार थे। सिर्फ अर्जुन मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, अच्छा ड्रीम तितली, ये मेरी मिस ड्रीम तितली है। मेंग डाई, यदि तुम आगे बढ़ने और सब कुछ सहने का साहस करोगी तो मैं हमेशा की तरह तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगा।
क्या आपके पास कोई शराब है? अर्जुन ने विशाल कृपाण उठाया और अखाड़े में प्रवेश किया। सभी ने एक साथ अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कि राक्षस जाति इंसानों से अलग है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हाँ, मैं गलत थी। तो तुम लोग भी हम इंसानों की तरह ही हो, इतने निर्दयी और निर्दयी। ज्वालामुखी ड्रैगन में से एक ड्रैगन प्रिंस था। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, कितना बहादुर इंसान है, इतने गंभीर मौके पर इतनी ऊंची आवाज में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर छोटी चिड़िया के हाथ से एक हरा कीड़ा छीन लिया। उसने उसे ड्रैगन प्रिंस की ओर फेंका और कहा, कीड़ा तंत्र, इसे खा जा और चुप हो जा। मैंने पूछा, क्या आपके पास कोई शराब है? मुझे शराब का एक बर्तन दो और मैं ड्रैगन के तराजू को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अध्याय 1566। आप कौन हैं? आप ड्रैगन स्केल को पुनः प्राप्त करने में हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तुम कौन हो? तुमने कहा था कि अगर तुम कर सको तो इसे वापस पा सकते हो। मैंने ये भी कहा था कि मैं गुप्त क्षेत्र को समतल कर सकता हूँ। कौन डींग नहीं मारेगा? कई राक्षसों ने अर्जुन को श्राप दिया। 3 तीखे कांटे उड़कर अर्जुन के माथे, हृदय और आध्यात्मिक सागर पर निशाना साधे। ये तीनों नुकीले सिरे पहले से ही अर्जुन के शरीर पर दबाव डाल चुके थे और उनमें से ऊपरी सिरे ने अर्जुन की त्वचा को भी छेद दिया था, जिससे वह किसी भी समय घातक हमला कर सकता था। अर्जुन ने उस दिशा की ओर देखा जहां से स्पाइक उड़कर आया था और उसने पाया कि इसे आयरन ब्लड अरेक्नेड रेस के एक बुजुर्ग ने छोड़ा था। अरेक्ने बुजुर्ग ने अपने 6 पैर नीचे कर लिए और उदासीनता से कहा, यह मत कहो कि हमारी ड्रैगन घाटी मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, अन्यथा तुम अब तक मर चुके होते। हर कोई अर्जुन के प्रति शत्रुता से भरा हुआ था। स्वप्न तितली और सुंदर आदमी जल्दी से अर्जुन को खींचने के लिए दौड़े और अर्जुन को पीछे धकेलने पर जोर दिया। स्वप्न तितली ने मकड़ी के बुजुर्ग से विनती की, कृपया उसे जाने दीजिए। उसे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन मैं उसे गलती से यहाँ ले आई थी। अर्जुन मुस्कुराया और स्वप्न तितली को दूर धकेल दिया। उसने अपनी छाती सीधी की और कहा, उसे छुरा घोंपने दो। मैं सचमुच निराश हूँ। आपकी राक्षस जाति हमेशा से ही मनुष्यों से बेहद निराश रही है। मुझे लगता था कि राक्षस जाति अलग है, तो वे बस ऐसे लोगों का एक समूह है जो सिर्फ आपस में लड़ना जानते हैं। अगर उनमें क्षमता है तो अगर वे अपने ड्रैगन स्केल खो देते हैं तो हम उन्हें एक साथ पा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो तुम साथ साथ मर सकते हो। इसमें डरने की क्या बात है? मेंग डाई और अन्य लोग इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। आयरन ब्लड अरेक्नेड कबीले के बुजुर्ग की आवाज और भी ठंडी हो गई जब उन्होंने कहा, क्या आप वाकई जारी रखना चाहते हैं? अर्जुन जोर से हंसा, बेशक मैं ये कहना चाहता हूँ। तुम सबको देखो, तुम कैसे दिखते हो। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और कीड़ों के चारों ओर अपनी उंगलियां फिराईं। तीनों कीलें स्पष्ट रूप से थोड़ी आगे बढ़ गई थीं और वे अर्जुन के शरीर में पहले से ही एक छोटी अंगुली जितनी गहरी थीं। अर्जुन ने घुर्राते हुए चिल्लाया, हम अमीर और सम्माननीय कैसे हो सकते हैं, लेकिन पीड़ित नहीं। जब भी मैं किसी समस्या का सामना करता था तो सबसे पहले मैं यह नहीं सोचता था कि इसे कैसे हल किया जाए। दरअसल यह जिम्मेदारी से बचने का एक दिखावा था। मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात पर आती है। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और ज्वालामुखी ड्रैगन की ओर इशारा किया। दरअसल कोई है जिसने आग का फायदा उठाकर मुझे लूट लिया। इस समय ज्वालामुखी यालोंग कबीले के राक्षस भी क्रोधित हो गए। उनके हाथ में हथियार थे और वे अर्जुन को काट डालना चाहते थे। अर्जुन जोर से हंसा, तुम मुझे मारना चाहते हो? यह आसान है, तुम मुझे कभी भी मार सकते हो, लेकिन यह एक बकवास समाधान है। मुझे मार दो और डार्क नॉर्थ दानव जाति को नष्ट कर दो। क्या तुम समस्या का समाधान कर सकते हो? अरे तुम बुजुर्गों को तो देखो, अखाड़े में उतरने का कितना शानदार और सुंदर तरीका है। तुम में से हर एक ने खुद को अथाह बना लिया है, मानो कोई स्वर्गीय देवता हो। लेकिन डार्क नॉर्थ दानव जाति को जलाकर मार डालना सबसे अच्छा तरीका है जिसके बारे में आप बुजुर्ग लोग सोच सकते हैं।
वाह, मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ। अर्जुन ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मुझे परवाह नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज्वालामुखी ड्रैगन जाति का राजकुमार तुरंत अर्जुन की ओर दौड़ा। ज्वालामुखी ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर ड्रैगन राजकुमार को रोक दिया। बूढ़े ने अर्जुन को सिर से पैर तक देखा और कहा, मैं युवक के गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन यह मौके पर भी निर्भर करता है। आपने कहा था कि आप ड्रैगन स्केल ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? अर्जुन की गर्दन हिल गई जब उसने कहा, मैं शराब के बिना कुछ नहीं कहूँगा। हम बुजुर्ग ने सिर हिलाया और अपना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाया। ड्रैगन फ्लेम रेड ज्वालामुखी ड्रैगन जाति के ड्रैगन रक्त से बना है। आम लोगों के लिए ये शराब जहर है, ताकतवर लोगों के लिए ये शराब खूबसूरत है। बड़े साहब, ज्वालामुखी ड्रैगन के युवक आक्रोश से चिल्लाए। बूढ़े ने अपने हाथ पीछे किए और मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि यह युवक अचानक कूद गया होगा, वह बस मरना चाहता है। हम उसकी बात भी सुन सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो उसे मार डालने में अभी देर नहीं हुई है। अर्जुन ने शराब का जार लिया और एक घूंट शराब पी लिया। जिस क्षण लॉन्गयानहोंग ने प्रवेश किया, यह एक तरल ज्वाला की तरह था जिसने तुरंत अर्जुन के स्वाद को जला दिया। ये ज्वाला उसके गले से होते हुए उसके पेट में पहुंच गई, मानो अनगिनत सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। ये बहुत दर्दनाक था। हालांकि अर्जुन के शरीर में भी ड्रैगन के खून के 3 हिस्से थे। जलन का दर्द धीरे धीरे एक विस्फोटक आनंद में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सीधे को एक छोटी सी गेंद में दबा दिया हो और अचानक उसके शरीर में विस्फोट हो गया हो तथा उसके अंगों और हड्डियों में फैल गया हो। अच्छी शराब। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा और अपना मुंह पोंछा। इस समय राक्षस स्तब्ध रह गए। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लॉन्गयानहोंग पीने के बाद भी खड़ा हो सकता है। मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए, हमारी राक्षस जाति में भी बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ड्रैगन राजकुमार और उसका समूह भी स्तब्ध रह गया। एल्डर लॉन्ग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, मुझ में कुछ योग्यता है, अब आप ये कह सकते हैं। अर्जुन को ताजगी महसूस हुई, उसके शरीर का रोम रोम खुल गया। उसने कहा, मुझे इस शराब के 20 जार और दो। ये वाइन अच्छी है, ये स्पिरिट जड़ी बूटियों से बनी वाइन से कहीं बेहतर है। खास बात यह है कि यह मन को तरोताजा कर सकती है और अर्जुन के शरीर में खालीपन भर सकती है। एक मार्शल कलाकार का साधना स्तर बढ़ने के बाद उसे अपने पोषण के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत कष्टदायक होगा। और यह ड्रैगन फ्लेम रेड सबसे बेहतरीन में से एक था। बुजुर्ग ने कहा, यदि आपने जो कहा वह संभव है तो मैं आपको लॉन्गयानहोंग के 50 जार दूंगा। ये शब्द कहते ही ज्वालामुखी ड्रैगन और पर्वत श्रृंखला ड्रैगन दोनों के बच्चे लालच से अपने होंठ चाटने लगे। ये ड्रैगन फ्लेम रेड एक खजाना था और अगर वे इसे पीना भी चाहें तो उन्हें त्योहार तक इंतजार करना होगा। अर्जुन ने शराब के बर्तन को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया और कहा, मैं दानव क्षेत्र से गुजर सकता हूँ। ये शब्द कहे जाने के बाद दृश्य थोड़ा शांत हो गया और फिर गालियों की लहर दौड़ गई। ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगा था कि तुम में सचमुच कोई क्षमता है, इसलिए तुम यहाँ बस बकवास कर रहे हो। सौभाग्य से मैंने लगभग आप पर विश्वास कर लिया था। अर्जुन ने व्यंग्य किया, तुमने क्या सुना? क्या तुम मुझे मना करने में व्यस्त हो? यदि तुम स्वयं ऐसा नहीं कर सकते तो तुम दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अर्जुन ने अपने कपड़े फाड़ दिए और उसकी छाती पर राक्षसी निशान दिखाई दिया। हालांकि दानव मुहर ने राक्षसों के चेहरों पर कोई अप्रत्याशित भाव नहीं पैदा किया। ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा, इस निशान का क्या मतलब है? अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि उसे सोचना चाहिए था कि ये बुजुर्ग दानव सील को पहचान सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। अर्जुन ने अपने कपड़े वापस खींच लिए और कहा, ये गारंटी है कि मैं राक्षस क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से गुजर सकता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेशक कोई भी आपके मुंह से यह कह सकता है,
आपको इसे स्वयं साबित करना होगा। चलो ज्वालामुखी जेल से राक्षसी बर्स्ट भालू को ले आओ। अर्जुन के सामने एक बड़ा लोहे का ड्रैगन फेंका गया। यकीनन उस लोहे के पिंजरे में एक भयंकर राक्षस भालू कैद था। यह आदमी वाकई बहुत हिंसक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनगिनत दिनों तक यातनाएं दी गई हों और उसका पूरा शरीर अनगिनत जख्मों से भरा हुआ था। फिर भी बेतहाशा पिंजरे से टकराया। तेज गड़गड़ाहट की आवाज से बड़ा पिंजरा जमीन पर आगे पीछे रगड़ने लगा। राक्षसों की शक्ति अद्भुत थी। वे लौह रक्त अरचिंड जाति के थे। ये दृश्य देखकर दोनों नीला ड्रैगन जातियों के मन में भय व्याप्त हो गया। ड्रैगन कबीले के मुखिया ने कहा, ये छठी श्रेणी का दानव है। इसमें मार्शल संत की शक्ति है। ये कुछ समय पहले हमारे ड्रैगन वैली क्षेत्र में घुस आया था और हमने इसे पकड़ने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। अध्याय 1567। अर्जुन को भी लगा कि यह बहुत नया है। उसने पहले सिर्फ एक छठी श्रेणी का दानव देखा था। वह एक स्त्री दानव थी, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा पशु दानव नहीं देखा था। कम से कम पूरे 6 सम्राटों की दुनिया में छठी श्रेणी के जादुई बर्स्ट भालू जैसी कोई चीज नहीं थी। ड्रैगन जाति के 4 युवक राक्षसी बर्स्ट भालू को ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। चारों ने पिंजरे को सहारा देने के लिए संघर्ष किया और उसे जोर से धकेला। फिर भी राक्षसी विस्फोटक भालू पिंजरे को आगे पीछे हिलाता रहा। उसने एक युवा अजगर के हाथ के पिछले हिस्से पर भी काट लिया। लगभग उसे काटने ही वाला था। भालू को छोड़ दो, एल्डर मत करो, छोड़ो। चारों युवकों के पास पिंजरा खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही पिंजरा खुला, एक जोरदार चीख निकली और एक काला विशालकाय प्राणी अचानक पिंजरे से बाहर निकल आया। यह मजबूत और बहादुर राक्षसी बर्स्ट भालू वास्तव में एक उड़ता हुआ झपट्टा था, जिसने सभी 4 युवा ड्रैगन को उड़ा दिया। ये युवा केवल उप ड्रैगन थे जिनमें 30 से 40% ड्रैगन रक्त की शुद्धता थी, लेकिन डेमोनिक बर्स्ट बेयर एक शुद्ध राक्षस जाति थी। अच्छा नहीं है, जल्दी से इसे काबू करो। निकटतम ज्वालामुखी ड्रैगन, पर्वत श्रृंखला ड्रैगन और लौह रक्त कीट ने बड़ी संख्या में युवा विशेषज्ञों को राक्षसी बर्स्ट भालू पर हमला करने के लिए भेज दिया। इन लोगों का राज्य मार्शल ऋषियों के इर्द गिर्द था। कई ज्वालामुखीय ड्रैगन पुरुषों ने अपने ज्वलंत पंख फड़फड़ाए और अपने मुंह से बड़ी मात्रा में ड्रैगन सांसें उगलीं। वे ड्रैगन की सांसें अतुलनीय रूप से हिंसक थीं, जो राक्षसी बर्स्ट भालू को बुरी तरह दबा रही थीं, मानो कोई विशाल स्तंभ उसे जमीन पर दबा रहा हो। कुछ लौह रक्त कीट कुलों के लोगों ने सीधे अपनी जगह ले ली और राक्षसी विस्फोटक भालू के अंगों को पकड़ लिया। इस बीच पर्वत श्रृंखला यालोंग ने कुछ विशाल भाले निकाले जो राक्षसी विस्फोटक भालू के पेट को भेदना चाहते थे। गर्जन, राक्षसी विस्फोटक भालू के मुंह से स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ निकली, जिससे निकटतम राक्षसों की आंखें घूम गईं और उनके कानों से खून बहने लगा। राक्षसी बर्स्ट भालू ने कई बार हिंसक रूप से आगे पीछे हमला किया, जिससे राक्षस जाति की सुरक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। वह आगे की ओर उड़ा और तुरंत एक ज्वालामुखीय ड्रैगन मानव को जमीन पर पटक दिया। उसके ठंडे भालू जैसे दांत उस व्यक्ति की गर्दन पर निशाना साधकर उसे कुतरने लगे। ज्वालामुखीय ड्रैगन मैन बुरी तरह डर गया था और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। ठीक इसी समय एक छाया अचानक चमक उठी और राक्षसी बर्स्ट भालू के सामने मजबूती से खड़ी हो गई। इस क्षण राक्षसी विस्फोटक भालू ने हिलना बंद कर दिया। उसके सामने अर्जुन खड़ा था। इस घटनास्थल पर दंगे तुरंत बंद हो गए और हर कोई अविश्वास से देख रहा था। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाकर राक्षसी विस्फोटक भालू की नाक पर दबाया। उसने उदासीनता से कहा, बैठ जाओ। राक्षसी बर्स्ट भालू ने सूंघकर फिर ईमानदारी से बैठ गया। अर्जुन ने राक्षसी भालू द्वारा दबाई गई ड्रैगन जाति की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें, अब तुम सुरक्षित हो। हे भगवान, ये तो उस खूबसूरत आदमी और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। अर्जुन ने राक्षसी विस्फोटक भालू की गर्दन के बालों को सहलाया और राक्षसी विस्फोटक भालू आज्ञाकारी रूप से अर्जुन के बगल में रेंगता रहा, बिना हिले। फैंग यून चौंक गया। उसने मेंग डाई को आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हारा दोस्त। स्वप्न तितली भी हैरान थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ था।
अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई की ओर थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी ड्रैगन कबीले का मुखिया खुद उड़कर आया। वह अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और ध्यान से उसे फिर से परखा। फिर उसने पूछा, तुम असल में कौन हो? ये सुनकर अर्जुन उदास हो गया। उसने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं कौन हूँ? मैं बस एक इंसान हूँ जो इंसान जैसा नहीं दिखता, भूत भी भूत जैसा नहीं दिखता। फुश, अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। राक्षसी बर्स भालू का पूरा फर फट गया था। उसके गले से एक धीमी दहाड़ निकली और उसकी ठंडी आंखें ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग को घूर रही थीं। अर्जुन ने फिर से उसकी गर्दन थपथपाई और वह आज्ञाकारी होकर बैठ गया। ये दानव मुहर अर्जुन को एक लोक गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई थी। 7वीं श्रेणी से नीचे के सभी राक्षसों को अर्जुन के आदेशों का पालन करना होगा। ये दृश्य देखकर दानव वृद्ध को बड़ी राहत मिली। तुमने कहा था कि तुम दानवों के इलाके से गुजर सकते हो। अब लगता है कि यह सच होना चाहिए, उसने कहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप ड्रैगन स्केल को इस तरह वापस पा सकते हैं? आप जानते हैं, लिटिल सीक्रेट दायरे में बाई कबीले के लोग हैं। मुझे नहीं पता कि आपने राक्षसों का विश्वास कैसे हासिल किया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बाई परिवार आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। मुझे जाने दो। ड्रैगन राजकुमार उत्साह से चिल्लाया, हे मानव, जब तक तुम मुझे राक्षस क्षेत्र से होकर ले जाओगे और मुझे छोटे से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने दोगे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। नहीं, एल्डर लॉन्ग ने मना कर दिया और कहा, वह हिस्सा असल में बाई कबीले के इलाके में है। एक बार जब आप स्वर्ग लोक के किसी विशेषज्ञ से मिल जाएंगे तो हमारे राक्षस सेना के साथ भी नहीं जुड़ पाएंगे। मुझे जाना होगा। ड्रैगन राजकुमार चिल्लाया, इस बार मेरा ड्रैगन बोन डैमन कबीला मरने वाला है। हर डैमन कबीले का दायित्व है कि वह ड्रैगन वैली के लिए कुछ करे। पहले यह आदमी हमेशा ड्रीम बटरफ्लाई से शादी करना चाहता था, लेकिन अब जब उसने दिखावा करने का अवसर देखा तो उसने कसम खाई कि वह आगे बढ़ेगा। चलो हम भी चलें। कुछ युवक लौह रक्त की दौड़ की दिशा से बाहर निकले। स्वाभाविक रूप से हम भी अपरिहार्य हैं। पर्वत श्रृंखला के यालों की दिशा में भी कुछ लोग खड़े थे। ये सभी लोग मार्शल सेंट 2-3 स्तर के विशेषज्ञ थे। वे एक ही बार में घाटी से बाहर निकल आए थे और उनकी संख्या लगभग ड्रैगन घाटी की सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच गई थी। मार्शल ऋषि स्वर्गीय क्लेश के अंतर्गत उन्हें दूसरा स्थान दिया गया था। ड्रैगन वैली भी 50 से ज्यादा मार्शल संतों की बलि देने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसके अलावा ये सभी मार्शल संत एक ही पीढ़ी के प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट लोग थे। अगर ये सभी लिटिल कंसील्ड दायरे में मारे गए तो ड्रैगन वैली की जीवन शक्ति को भारी नुकसान होगा। और हम डार्क नॉर्थ दानव कबीले की दिशा में फैंग यून भी बाहर खड़ा था। एल्डर लॉन्ग ने अर्जुन को चिंतित भाव से देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है। कुछ भी हो सकता है। शायद अर्जुन को बाई कबीले ने भेजा हो। अर्जुन ने इन राक्षस जाति के विशेषज्ञों को छल से छोटे से गुप्त क्षेत्र में घुसने के लिए उकसाया और बाई कबीले ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। फिर सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन सचमुच राक्षसों के इलाके से गुजरने में सक्षम था। ये तो पहले ही साबित हो चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन एक अच्छा इंसान था। उन सब को नीचे धकेल दो। एल्डर लॉन्ग ने कठोरता से चिल्लाया। अर्जुन कौन था? उसने बहुत सारे तूफान देखे थे और वह एल्डर लॉन्ग की चिंताओं को एक नजर में समझ गया था। इस प्रकार अर्जुन जोर से हंसा, आप में से किसी को भी मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं लिटिल सीक्रेट क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। छोटे भाई, नहीं। सुंदर आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसने चिंतित होकर कहा, तुम दिव्य मार्शल आर्ट के केवल 7वें स्तर पर हो। छोटे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से निस्संदेह तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फैंग यून भी पास आया। एल्डर लॉन्ग चिल्लाया, डार्क नॉर्थ डेमन रेस को ड्रैगन वैली छोड़ने की अनुमति नहीं है। हर कोई आपके आदेश पर है। लेकिन सुंदर आदमी अभी भी बोलना चाहता था। तभी मेंग डाई वहां आए। वह अर्जुन के सामने खड़ी हो गई और बोली, मैं डार्क नॉर्थ दानव जाति से नहीं हूँ।
मैं उसके साथ जा सकती हूँ। कम से कम मेरे पास मार्शल सेज लोग तो है। एल्डर लॉन्ग के पास मेंगडाई को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के लिए आमंत्रित करने से रोकने का कोई कारण नहीं था। हालांकि अर्जुन मुस्कुराया और ड्रीम बटरफ्लाई को दूर धकेलते हुए कहा, तुम यहाँ ठीक से रहो, तुम एक अच्छे जीवन के लिए जिम्मेदार हो। मुझे अन्य खतरों से निपटने के लिए अकेले जाने दो। इतना आवेगपूर्ण मत बनो। तुम्हारा साधना क्षेत्र वास्तव में। अर्जुन ने पहले ही ड्रीम तितली को फैंग युन के सामने धकेल दिया था और उससे कहा था, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। अध्याय 1568। फैंग युन ने अर्जुन को गहराई से देखा और कहा, ये हमारे डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर कबीले की समस्या है। आपको अपनी जान जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने कहा, ये वास्तव में आपकी समस्या है, लेकिन मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। अर्जुन ने मेंगडाई के कंधे पर थपथपाया और कहा, डार्क नॉर्थ मॉन्स्टर रेस बुरी नहीं है। चूंकि आप उन्हें अपने परिवार की तरह मानते हैं, इसलिए मैं आपके लिए उनकी रक्षा कर सकता हूँ। मेंगडाई दंग रह गई। उसे अचानक लगा कि उसके सामने जो आदमी उसे अपरिचित लग रहा था, उससे वह बेमिसाल रूप से परिचित थी। इस एहसास से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी जिंदगी बहुत खराब है। अगर मैं मर गया तो मर जाऊंगा। मैं सहानुभूति का पात्र नहीं हूँ। ठीक है। अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई को दूर धकेल दिया और एल्डर लॉन्ग से कहा, आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अंदर घुस जाऊंगा। जब मुझे ड्रैगन स्केल मिल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। एल्डर लॉन्ग ने कहा, मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि तुम वापस आओगे? मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुमने ड्रैगन वैली से भागने के लिए इसी बहाने का इस्तेमाल किया था? अर्जुन ने असहाय भाव से बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, तो अगर मैं भागना चाहता हूँ तो क्या मुझे अभी बाहर खड़े होने की जरूरत है? मैं सीधे ड्रैगन वैली से निकल जाऊंगा। मैं बस एक मेहमान हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं कोई अनावश्यक काम क्यों करूँ? एल्डर लॉन्ग ने एक पल सोचा। ऐसा लग रहा था कि यह सच था। अर्जुन के आगे आने से पहले किसी भी राक्षस जाति ने अर्जुन के लिए मुश्किलें खड़ी करने की जिद नहीं की थी। उन्हें अर्जुन के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था। यदि वह जाना चाहता तो किसी भी समय जा सकता था। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, एल्डर लॉन्ग ने कहा। अर्जुन ने विषय बदलते हुए कहा, मैं आपकी ड्रैगन वैली के लिए कड़ी मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन यह व्यर्थ नहीं है। अगर मैं ड्रैगन स्केल वापस लाता हूँ तो मुझे आपसे कुछ चाहिए होगा। एल्डर लॉन्ग ने कहा, क्या? अर्जुन ने दूर ज्वालामुखी की ओर इशारा करते हुए कहा, पहाड़ के अंदर एक विश्व संहारक दिव्य बिजली है। मुझे वह चीज चाहिए। ये काम नहीं चलेगा। ज्वालामुखीय ड्रैगन क्रोधित हो गए। एल्डर लॉन्ग ने कहा, यह एक गिरी हुई स्वर्गीय बिजली है। ये ज्वालामुखी में मैग्मा को पूरे वर्ष भर एक शक्तिशाली विस्फोटक गुण प्रदान करती है, जिससे ज्वालामुखी हमारे लिए साधना करने हेतु एक पवित्र स्थान बन जाता है। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो हम बहुत कुछ खो देंगे। अर्जुन ने कहा, या तो आप पूरी ड्रैगन घाटी खो दें या मुझे गिरी हुई स्वर्गीय बिजली भेज दें। आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। अन्य जातियों के बुजुर्ग भी वहां आ गए और एल्डर लॉन्ग के साथ षड्यंत्र रचने लगे। उसे दे दो। पर्वत श्रृंखला के अजगर के बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर वह सचमुच अजगर का स्केल वापस ला सके तो वह गिरते हुए आकाशीय वज्र से 10,000 गुना ज्यादा कीमती होगा। हमारा पर्वत श्रृंखला का अजगर तुम्हें एक पर्वत श्रृंखला का हृदय दे सकता है। एल्डर लॉन्ग का दिल धड़क उठा। लौह रक्त रचिंद जाति के बुजुर्ग ने कहा, हम आपको 9वीं श्रेणी का कीट रक्त घास भी देंगे। इसे मैग्मा में लगाने से आपको बहुत लाभ होगा। एल्डर लॉन्ग और भी अधिक ललचा गए। सी रेस के मोशियू ने कहा, मैं तुम्हें 500,000 वर्ष पुराना 9 रंगों वाला मूंगा पत्थर दूंगा। एल्डर लॉन्ग ने अंततः अपना मन बना लिया और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। उन पर दिव्य बिजली का प्रभाव वास्तव में सीमित था, लेकिन अर्जुन के लिए इसका मूल्य अनंत था। सहमत। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो मैं तुरंत अपने रास्ते पर चलूंगा। उसने भालू की नाक थपथपाई और कहा, चलो चलें। ये कहकर राक्षसी बर्स्ट भालू ने अपना शरीर नीचे किया और अर्जुन को अपनी गर्दन पर बैठा लिया। फिर वह एक काली आंधी में बदल गया और उड़ गया। बड़े साहब, ड्रैगन राजकुमार ने अपनी आवाज धीमी की और अर्जुन के जाते हुए रूप को देखा।
क्या ड्रैगन घाटी का भविष्य ऐसे इंसान को सौंपना वाकई उचित है? उसने कहा। एल्डर लॉन्ग ने आह भरते हुए कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर ड्रैगन वैली को सचमुच संरक्षित नहीं किया जा सका तो हम जीवित रहने के लिए अपने ही ग्रह पर वापस चले जाएंगे, लेकिन कम से कम ज्वालामुखीय ड्रैगन के अच्छे पौधे तो अभी भी जीवित हैं। सभी ने अर्जुन की पीठ की ओर देखा और थोड़ा दुखी महसूस किया। अब तक कोई भी यह नहीं समझ सका कि यह मानव युवक ड्रैगन वैली की मदद के लिए क्यों खड़ा होगा। क्या यह आकाशीय बिजली गिरने के लिए था? लेकिन वह तो बस एक विश्व विनाशक दिव्य बिजली थी। अगर वह इंसान भी होता तो उसका क्या उपयोग होता? इसके अलावा यदि वह दिव्य बिजली चाहता था तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए उसके पास जीवन होना आवश्यक था। छोटे बदमाश अर्जुन, ये यात्रा सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। न केवल आपको रजत रक्तक्रूर जानवर का सामना करना होगा, बल्कि आपको बाई कबीले के विशेषज्ञों का भी सामना करना होगा। आप वास्तव में मृत्यु के कगार पर हैं। अर्जुन ने कहा, तो क्या हुआ? क्या मैं हर बार नहीं मरता था? क्या मैं जीवित भी नहीं बचता था? क्या तुम खुद को त्याग रहे हो? क्योंकि तुमने अपनी प्रिय स्त्री को खो दिया है, इसलिए अब तुम्हें जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है, सांप ने कहा। अर्जुन जोर से हंसा, मैंने कभी खुद को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। रुको! अचानक पीछे से आवाज आई। अर्जुन तुरंत रुक गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि उसका पीछा कौन कर रहा है। स्वप्न तितली कुछ कदम तक उसके पीछे दौड़ी और बोली, आप वास्तव में कौन हैं? अर्जुन ने फिर भी अपना सिर नहीं घुमाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों के कोनों से आंसू की 2 धारें गिर पड़ीं। उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर फिर से एक चमकदार मुस्कान आ गई, लेकिन वह फिर भी नहीं मुड़ा। बस एक उड़ाऊ पुत्र। ये कहते हुए अर्जुन ने राक्षसी विस्फोटक भालू के कंधे पर थपथपाया। राक्षसी विस्फोटक भालू फट गया और तुरंत गायब हो गया। अच्छी तरह जियो। दूर से अर्जुन की आवाज धीमी सी सुनाई दी। फैंग युन ड्रीम बटरफ्लाई के पास आया और उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। यह इंसान अलग है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तभी से मुझे पता था कि यह बहुत खतरनाक इंसान है। उसकी आंखों में कुछ है, मैं नहीं कह सकता, ये वीरान सा लगता है। उसकी किस्मत में ड्रैगन वैली में रहना नहीं लिखा है। मेंग दाई ने आह भरी और फैंग युन के साथ चली गई। रात काफी हो चुकी थी। अर्जुन दानव बर्स्ट भालू पर सवार होकर दानव जाति क्षेत्र से गुजर रहा था। रास्ते में सच्चाई से अनजान राक्षस बाहर निकल रहे थे। उन्हें अर्जुन के शरीर पर इंसानों की गंध आ रही थी। हालांकि ये राक्षस अभी अभी सड़क किनारे आए थे और तेजी से जमीन पर रेंग रहे थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उनके पास पहुंचे। रास्ते में हर जगह सड़क के किनारे रेंगते हुए राक्षस दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर अर्जुन ने दोबारा देखने की जहमत भी नहीं उठाई। वह बस खुशी खुशी ड्रैगन फ्लेम रेड लिकर का एक जार लिए हुए था और अपने शहर का कोई गाना गुनगुना रहा था। अकेले रहना अच्छा है। उन्हें अपने प्रियजनों की सहानुभूतिपूर्ण और व्यथित निगाहों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अकेले रहना अच्छा है। अगर तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो। तुम्हें किसी और की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। अकेले रहना अच्छा है। कोई नहीं देख सकता था कि मैं कितना दुखी था। उनकी नजरों में मैं हमेशा एक बेलगाम इंसान ही था। अच्छी शराब, अच्छी शराब। हा 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 हा। राक्षसी बर्स्ट भालू बेहद तेज था। 2 दिन और 2 रातों के बाद अर्जुन को दूरी में एक असामान्य स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस होने लगा था। इसके बारे में सोचने पर यह तथाकथित छोटा गुप्त क्षेत्र होना चाहिए। पिछले 2 दिनों में उसने 2 और मार्शल सेंट बीटल को अवशोषित कर लिया था और उसका स्वप्न शरीर भी दिव्य मार्शल आर्ट्स के 7वें स्तर पर पहुंच गया था। 16 मार्शल सेंट बीटल्स में से 6 को अवशोषित कर लिया गया था और 10 ही बचे थे। अगर सभी अवशोषित हो जाएं, तो वे दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच पाएंगे। अर्जुन रुक गया। आसपास कोई नहीं था। ये जगह अभी छोटे से गुप्त क्षेत्र की सीमा तक नहीं पहुंची थी और ड्रैगन घाटी से बहुत दूर थी। राक्षसों के अलावा यहाँ और कोई नहीं था। ये सबसे सुरक्षित जगह थी। अर्जुन ने बेस्क भालू के कंधे पर थपथपाया, ऊपर से नीचे कूद गया और सबसे पहले गलाने वाली भट्टी को छोड़ा।
यही है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने एक ही समय में विशाल कृपाण और मृत्यु तलवार दोनों को बाहर निकाल लिया और उसकी निगाहें थोड़ी जटिल थीं। उसके मरे हुए लोग मृत तलवार में कैद थे। उनके लिए एक तलवार को अपनी निजी कृपाण में बदलना एक बहुत ही अजीब और बेतुकी बात थी। यदि वह जीवित होता तो उसके हाथ में एक विशाल कृपाण होती, जबकि पाताल लोक में उसके मरे हुए लोग उसके हाथ में कृपाण पकड़े होते। यदि वह मर गया तो सचमुच कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तविक दुनिया में अब उसका जीवन नहीं था और यहाँ तक कि पाताल लोक में भी अब उसका कोई अस्तित्व नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था और उसका यहाँ कोई निशान नहीं होगा। उराव पुत्र, वह वास्तव में उराव पुत्र था। अध्याय 1569। अर्जुन ने ड्रैगन फ्लेम रेड लिकर का एक नया जार निकाला और उसमें से थोड़ा सा राक्षसी बर्स्ट भालू को पिलाया। फिर उसने उसके रोएदार गाल पर थपथपाते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें छोटे से गुप्त क्षेत्र में नहीं ला सकता। अगर अन्य जातियों ने मुझे राक्षसों के साथ देख लिया तो बहुत परेशानी होगी। एक बार जब राक्षसों के साथ उसकी मिलीभगत का रहस्य उजागर हो गया तो अर्जुन राक्षसों के लिए अपना मूल्य खो देगा। राक्षसी भालू नशे में धुत था और उसने अपना सिर अर्जुन के कपड़ों से रगड़ा। फिर वह 3 कदम घूम गया। अर्जुन ने राक्षसी विस्फोटक भालू की पीठ की ओर देखा और मुस्कुराया, भविष्य में इधर उधर मत भागना। तुम राक्षस जाति के क्षेत्र में घुसते हुए पकड़े गए हो और कैद कर लिए गए हो। तुम बहुत दयनीय स्थिति में हो। राक्षसी बर्स्ट भालू ने अंतिम बार अपना सिर घुमाया और घने जंगल में प्रवेश करने से पहले अर्जुन पर कुछ बार फुसफुसाया। अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने कृपाण के मूठ से नीले पानी की वह बूंद निकाली जिसमें अभी भी 90 पानी की थैलियां थीं। फिर उसने उस विशाल कृपाण और मृतक की तलवार को गलाने वाली भट्टी में फेंक दिया। जब 2 हथियारों को एक साथ पिघलाया जाना था तो पहली बात जो अर्जुन को विचार में लानी थी वह थी गुणों का टकराव। विशाल कृपाण में एक ड्रैगन आत्मा थी जो सबसे क्रूर गुण था। जहां तक मृत्यु तलवार की बात है तो इसमें मृत्यु को नियंत्रित करने की शक्ति थी। तार्किक रूप से इसे एक अत्यंत अंधकार में शक्ति माना जा सकता है। हालांकि अर्जुन ने एक पल सोचा, दरअसल जीवन और मृत्यु शब्द का कोई गुण नहीं होता। ये तो बस एक प्राकृतिक अवस्था है। जीवन यांग नहीं है, मृत्यु यिन नहीं है। मनुष्य मृत्यु से डरते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि मृत्यु अंधकार में और अशुभ है। हालांकि अर्जुन ने पहले भी बहुत से लोगों को मरते देखा था। वह जानता था कि मृत्यु शायद एक तरह की नियति हो या फिर अस्तित्व का ही एक और रूप हो। वास्तव में मृत लोगों के लिए शायद जीवित रहना सबसे भयावह बात थी। अर्जुन ने सबसे पहले एक सफेद बाघ दल बनाया और एक अवतार को ऊपर की ओर चलने दिया। इसके बाद उन्होंने प्रज्वलन भट्टी में आग की एक लहर डाली और दोनों हथियारों को एक साथ मिलाकर उन्हें गढ़ना शुरू कर दिया। इस लंबे समय में अर्जुन पसीने से लथपथ हो चुका था। दाव हथियार बनाना उसके लिए अभी बहुत मुश्किल था। समस्या का मूल कारण दाव हथियार का स्तर नहीं था, बल्कि दोनों हथियारों के अलग अलग नियम थे। मृतकों की तलवार का स्तर बहुत कम था, ये केवल शुरुआती गहन स्तर का था, लेकिन विशाल कृपाण एक वास्तविक दाव हथियार था। इसलिए ये बहुत संभव था कि मृतकों की तलवार के भीतर के नियम विशाल कृपाण में निहित स्वप्न दाव की शक्ति द्वारा सीधे समाहित हो जाएं। उसे इस डिग्री को ध्यान से समझना था। भले ही मृत तलवार के गुण मौजूद हों, उसे विशाल कृपाण में स्वप्न दाव के गुणों को नष्ट होने से बचाना था। ये बहुत कठिन था और यह 6 सम्राटों की दुनिया में नंबर 1 कारीगर अर्जुन के लिए भी बहुत कठिन था। उन्होंने अपने शरीर की लगभग हर तंत्रिका को सक्रिय करते हुए इसे सावधानीपूर्वक परिष्कृत किया। एक बार जब ये जालसाजी विफल हो गई तो दोनों हथियार नष्ट हो जाएंगे तथा पीछे नीदरलैंड सिल्वर का ढेर रह जाएगा। मिनट और सेकंड बीत गए। ये सबसे लंबा समय था जब अर्जुन ने किसी हथियार को परिष्कृत किया था। ये 2 दिन और 2 रात तक चला। तीसरे दिन की सुबह अर्जुन की आंखें अंततः हिल गईं और उसने गलाने वाली भट्टी को थपथपाया। एक जोरदार विस्फोट के साथ पूरी प्रज्वलन भट्टी टुकड़ों में बिखर गई और एक विशाल कृपाण आकाश में उड़ गया।
सफलता। अर्जुन उत्साह से उछल पड़ा और उसने विशाल कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया। इस ब्लेड का रूप पूरी तरह बदल गया था। यह अब भी ब्लेड के आकार का था। ब्लेड और ब्लेड शुद्ध चांदी के थे। उसकी पीठ पर एक लंबी काले पंजे जैसी चीज थी। इस पंजे से दर्जनों काले नाखून अलग हुए थे जो ब्लेड को मजबूती से पकड़े हुए थे। चांदी के ब्लेड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पाताल लोक के तीखे पंजे आसमान से लटक रहे हों और हवा को काला कर रहे हों। इस तरह की विचित्र कृपाण को अच्छाई और बुराई का मिश्रण कहा जा सकता है, जो एक अत्यंत अजीब एहसास पैदा करती है। अर्जुन को एक बेहद अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उसका दिल थोड़ा डूब गया और उसने तुरंत अपनी कृपाण आत्मा छोड़ दी। परिणाम स्वरूप इस बार जो कृपाण आत्मा उड़ी वह अब नीला ड्रैगन प्रेत नहीं थी। यह एक नेक्रोमैंसर ड्रैगन था। ड्रैगन कोहरे की तरह काला था और उसके पूरे शरीर से एक घनी भूतिया आभा निकल रही थी। हालांकि इस ड्रैगन की आंखें चमकदार चांदी की थीं। उसे ऐसा क्यों लगा? अर्जुन को लगा कि यह एक अजगर जैसा है जो मरने के बाद मरे हुए प्राणी में बदल गया है। ये बुरा नहीं है, ये बस मृत है। कितनी अजीब कृपाण आत्मा है। बड़ा सांप उड़कर बाहर आया और आश्चर्य से कृपाण आत्मा को देखने लगा। ये बहुत अजीब है, अर्जुन ने कहा। सांप ने अपना सिर हिलाया। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मेरा मतलब है, इस कृपाण आत्मा को तुमने पहले ही एक अमर शरीर में परिष्कृत कर दिया है। इसमें जीवित रहने और मरने दोनों के गुण हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो इस कृपाण भावना को चकनाचूर कर सके। ओह, क्या ऐसा कोई प्रभाव है? अर्जुन की ने पूछा। सर्प ने कहा, मैं निश्चित रूप से गलत नहीं देख सकता। मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसा वह है। मैं अमर हूँ, लेकिन ये जीवन और मृत्यु दोनों अवस्थाओं में एक ही समय पर प्रकट होता है। इसलिए जीवन और मृत्यु की सीमा जैसी कोई चीज नहीं है। मुझे लगता है कि यह आपके मरे हुए प्राणी का इस ड्रैगन आत्मा के साथ मिश्रण हो सकता है। मेरे बारे में क्या? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। तो क्या मैं भविष्य में बिना किसी रोक टोक के इस कृपाण की क्षमता का उपयोग कर सकता हूँ? बेशक। अब तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह मरे हुए तुम्हें काटेंगे, क्योंकि वह पहले ही तुम्हारी कृपाण आत्मा बन चुका है। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सांप ने कहा। हालांकि मरे हुओं को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता भी कम हो गई है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? अतीत में मरे हुओं की तलवार अंतहीन थी। जब तक आसपास मरे हुए लोग हैं, यह उन सभी को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन अब जब आप मरे हुए लोगों की संख्या को इस हद तक नियंत्रित कर लेंगे कि वे आप पर हमला कर सकें, तो यह अपने आप रुक जाएगा। अन्यथा यह आप पर हमला करेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, मैं समझ गया, अर्जुन ने सोचते हुए कहा। अतीत में मृत तलवार का इस्तेमाल अनिश्चित काल तक किया जा सकता था और 10 लाख मरे हुए लोगों को भी पुनर्जीवित किया जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मृत तलवार को अर्जुन के जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दरअसल मौजूदा विशाल कृपाण में अभी भी यह क्षमता थी। हालांकि वह अर्जुन की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए समय पर खतरे की रेखा पर रुक जाता था। तो फिर यह महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ है? अर्जुन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। क्या ये संभव है कि ज्यादा से ज्यादा 100 मरे हुए लोगों को नियंत्रित किया जाए, या 1000 या 10,000 को? क्या आप एक भी संख्या को महसूस कर सकते हैं? सर्प ने कहा, तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि मृत अजगर और तुम्हें जोड़ने वाली एक धूसर रेखा है। मुझे लगता है कि खतरे की रेखा मरे हुए लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि दायरे से निर्धारित होती है। आप दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर हैं, तो आपको दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर बड़ी संख्या में मरे हुए प्राणियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। शायद 1000, शायद 10,000, वैसे भी उनमें से बहुत सारे हैं। हालांकि अगर आप अपने से ऊंचे मरे हुए जीवों को नियंत्रित करते हैं, तो खतरे की रेखा तेजी से नीचे गिर जाएगी। दूसरे शब्दों में, आप जितने ऊंचे मरे हुए जीवों को नियंत्रित करेंगे, आपके नियंत्रण में मरे हुए जीवों की संख्या उतनी ही कम होगी। हालांकि आपकी साधना का स्तर भी बहुत ऊंचा है। मुझे एक साहसिक अनुमान लगाने दीजिए। आपको 10 मार्शल सेंट स्तर 1 मरे हुए प्राणियों, या लगभग 50 से 60 दिव्य मार्शल स्तर 9 मरे हुए प्राणियों, लगभग 300 दिव्य मार्शल स्तर 8 मरे हुए प्राणियों और 1500 से अधिक दिव्य मार्शल स्तर 7
मरे हुए प्राणियों को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन ने उत्साह से सिर हिलाया। बस दिव्य मार्शल क्षेत्र का एक मरे हुए प्राणी मेरे लिए अर्थहीन है। जब तक मैं 10 मार्शल संत स्तर एक प्राणियों को नियंत्रित कर सकता हूँ, ये पर्याप्त होगा। सांप मुस्कुराया और बोला, हाँ, एक साधारण मार्शल सेंट प्रथम परत वाला मरे हुए व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये 10 मार्शल सेंट प्रथम परत वाले मरे हुए व्यक्ति सभी रजत रक्त वाले दुष्ट जानवर हों तो ये बहुत भयावह होगा। तो फिर मैं कितने दूसरे स्तर के मार्शल संत मरे हुए लोगों को नियंत्रित कर सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। सर्प बोला, अधिक से अधिक एक। इससे अधिक तो अस्त्र द्वारा भस्म हो जाएगा और अस्त्र स्वतः ही नियंत्रण से कट जाएगा। अध्याय 1570। अर्जुन ने आखिरी 10 मार्शल सेंट बीटल्स को नियंत्रित करने की कोशिश की। बड़े सांप के अनुमान के अनुसार यही उसके नियंत्रण की सीमा थी। हालांकि 10 मार्शल सेंट बीटल नहीं उठे, जैसा कि अर्जुन और सर्प ने ड्रैगन वैली में होने पर अनुमान लगाया था। ये बीटल मरने की स्थिति में नहीं थे। केवल नए परिष्कृत मृतकों के ब्लेड का उपयोग करके ही कोई व्यक्ति शाश्वत गुप्त क्षेत्र में क्रूर जानवरों को वास्तव में मारने में सक्षम होगा, और केवल तभी कोई उन्हें वास्तव में नियंत्रित करने में सक्षम होगा। शायद तुमने भी खुद इसकी खोज नहीं की होगी। दरअसल इस डेड ब्लेड में एक और क्षमता है। बड़े सांप ने अपनी आवाज धीमी करते हुए बहुत डरते हुए कहा। अर्जुन ने जल्दी से पूछा, कौन सी योग्यता? मुझे क्यों नहीं पता? सर्प ने कहा, शायद यह मृतकों के ब्लेड की क्षमता नहीं है, ये तो बस एक विशेषता है। यह विशेषता मृत्यु की विशेषता है। दूसरे शब्दों में, जब आप इस चाकू से किसी व्यक्ति का हाथ काट देंगे तो उसका घाव हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। वह अपना हाथ दोबारा नहीं जोड़ पाएगा। हे भगवान! अर्जुन इतना डर गया कि उसने ठंडी हवा की सांस ली। अनंत चोटें। सांप ने सिर हिलाया और कहा, इसका यही मतलब है, जो लोग इस चाकू से घायल हुए हैं वे ठीक नहीं हो सकते। एक घाव धीरे धीरे केवल एक निशान में बदल सकता है और ठीक नहीं हो सकता। यदि आप अपने शरीर से मांस और रक्त को काट देते हैं तो घाव धीरे धीरे ठीक होकर केवल निशान बन जाएगा, और जो हिस्सा कट गया है उसकी कभी मरम्मत नहीं की जा सकेगी। इसलिए इस चाकू से काटा गया कोई भी घाव दीर्घकालिक रक्तस्राव का कारण बनेगा। अर्जुन ने हैरानी से डेड ब्लेड को देखा। यह विशेषता तो स्वर्ग विरोधी थी। एक मार्शल कलाकार की शक्तिशाली रिकवरी क्षमता उन्हें युद्ध में अपने घावों को जल्दी से ठीक करने की अनुमति दे सकती है, लेकिन अब जब उनके पास ये डेड ब्लेड है तो ये बहुत अलग होगा। एक ही वार से दुश्मन लगातार खून बहने लगा, यहाँ तक कि दीपक क्यूई को भी सील नहीं कर पाया। अर्जुन ने अचानक अपना सिर उठाया और बड़े सांप को देखा। हे भगवान! मुझे तो इसका एहसास भी नहीं हुआ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़ा सांप कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि यह कृपाण मुझे चोट पहुँचा सकती है। अगर तुम इसका इस्तेमाल मुझे काटने के लिए करोगे तो मैं नहीं मरूंगा। हालांकि हर बार जब तुम मुझे काटोगे तो मेरा दायरा कम हो जाएगा। जब तुम मुझे बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर तक काट दोगे तो मुझे एक और कृपाण दोगे। मैं फिर भी नहीं मरूंगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं रह जाऊंगा। यह अब अस्तित्व में नहीं है। अर्जुन ने जल्दी से डेड ब्लेड को थोड़ा पीछे खींच लिया, मानो उसे डर था कि वह गलती से बड़े सांप से रगड़ खाएगा। ये कृपाण स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। ये सभी शाश्वत प्राणियों का स्वाभाविक शत्रु होना चाहिए। ठीक है, हाउटियन मिरर। अर्जुन ने जल्दी से मुड़कर देखा और पाया कि अवतार अभी भी व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन में तैर रहा था। उसका राज्य ऊपर उठ गया था। 3 दिन और 3 रातों में वह कृपाण की रोशनी को मार्शल सेंट राज्य के 7वें स्तर तक संघनित कर सका। उसी समय मिंग्यू हाउतियान दर्पण की साधना अर्जुन ने अपने दावभाग्य से की। यदि वह स्वयं इसका प्रयोग करता तो उसके साधना क्षेत्र के बढ़ने के साथ मिंग्यू हाउतियान दर्पण की भंडारण शक्ति भी उसी के अनुसार बढ़ जाती। अर्जुन ने जल्दी से ब्राइट मून हाउटियन मिरर को छोड़ा और उसे कृपाण प्रकाश पर निशाना बनाया, जो पहले से ही मार्शल सेंट क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया था। कैसा है? सांप ने पूछा। क्या तुम लोडिंग के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हो? क्या तुम मार्शल सेंट क्षेत्र के 7वें स्तर की ब्लेड लाइट लगा सकते हो?
अर्जुन खुश भी था और चिंतित भी। उसने कहा, हाउतन दर्पण की सहन शक्ति तो बढ़ गई है, लेकिन वह 7वें मार्शल सेंट स्टेज की कृपाण ज्योति में समाहित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि 5वें मार्शल सेंट स्टेज की कृपाण ज्योति में समाहित होना उसके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल है। सर्प ने कहा, ये सही है, तुम्हारी साधना केवल बढ़ी है, लेकिन तुम्हारा दाव लक अधिक शक्तिशाली नहीं हुआ है। जल्दी करो और इसे लगाओ। यदि तुमने कृपाण की रोशनी फिर से बढ़ा दी तो हाउतन दर्पण इसका सामना नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने निर्णायक रूप से अवतार को रोक दिया और मार्शल सेज के 5वें स्तर की कृपाण रोशनी को दर्पण में संग्रहित किया। जैसे ही ब्लेड की रोशनी अंदर गई, शीशा भिनभिनाने लगा। ये वह प्रतिक्रिया थी जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अर्जुन ने दर्पण से ब्लेड की रोशनी से शक्ति का एक हिस्सा खींचा और उसे आकाश में फेंक दिया। अंततः दर्पण का कांपना बंद हो गया। वास्तव में इस समय कृपाण प्रकाश की तीव्रता प्रारंभिक 5वें मार्शल सेंट चरण के आसपास थी, और जब अर्जुन ने इसे पहले नहीं खींचा था तो यह मार्शल सेंट चरण के प्रारंभिक और मध्य चरणों में था। हाँ, ये सीमा है, लेकिन ये पर्याप्त है। अर्जुन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने अपने ड्रीम डाउ को मुक्त कर दिया और छोटे गुप्त क्षेत्र की ओर उड़ान भरने से पहले 7वें मार्शल सेंट बीटल को अवशोषित कर लिया। असामान्य स्थानिक उतार चढ़ाव अधिकाधिक तीव्र होते गए। सर्प ने कहा, साधारण मार्शल संत जानवर पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, जबकि रजत रक्त जानवर और भी अधिक शक्तिशाली हैं। बच्चे अर्जुन, लिटिल सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के बाद आपके पास हमला करने का केवल एक ही मौका है। यदि आप वास्तव में एक रजत रक्त क्रूर जानवर को एक वार से मार सकते हैं तो आप उसे अपने लिए लड़ने के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप असफल हो गए तो मुझे डर है कि आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है। अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर, मार्शल सेंट क्षेत्र के पहले स्तर और सिल्वर ब्लड विशियस बीस्ट के दूसरे स्तर के साथ उनकी जीत की संभावना शून्य थी। बिल्कुल शून्य। कोई चालबाजी की गुंजाइश नहीं थी। उसका एकमात्र मौका मार्शल सेंट क्षेत्र के 5वें स्तर की कृपाण रोशनी थी। जीवन और मृत्यु इस कृपाण के प्रहार पर निर्भर थी। एक दिन बाद अर्जुन अंततः छोटे गुप्त क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गया। वह छोटा सा गुप्त क्षेत्र वास्तव में एक स्वतंत्र स्थान था। अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जो गोलाकार दर्पण जैसा दिख रहा था, जो शाश्वत गुप्त क्षेत्र के जंगल में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दर्पण के आसपास का जंगल, पेड़ और दूसरी चीजें दर्पण ने खा ली हों। पेड़ों और चट्टानों का अनुप्रस्थ काट साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने पेड़ के अनुप्रस्थ काट को छुआ। पेड़ का अनुप्रस्थ काट गोलाकार दर्पण से अलग हो गया था, लेकिन वह पेड़ के अनुप्रस्थ काट को छू नहीं पाया। इसका कारण ये था कि जब उसका हाथ बाहर निकला तो उसकी हथेली का पहला आधा हिस्सा भी गोलाकार दर्पण में प्रवेश कर गया था। इस तरह उसकी हथेली भी एक तरह की हथेली बन गई, मानो किसी ने चाकू से उसे बड़े करीने से काटा हो। वह अपनी हथेली के अनुप्रस्थ काट में हड्डियां, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं देख सकता था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रक्त वाहिकाएं स्पष्ट रूप से टूटी हुई थीं, लेकिन उनमें से कोई रक्त बाहर नहीं निकल रहा था। यही सही जगह है। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपना हाथ वापस खींच लिया। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी हथेली अभी भी बरकरार थी। मेंग दाव पहले ही तरोताजा हो चुका था। अर्जुन ने अपने पीछे की जेब की ओर देखा। अब वह एक और मार्शल सेंट बीटल को निगल सकता था। इसे अवशोषित करने के बाद ये दिव्य मार्शल संप्रदाय की तीसरी 7वीं परत थी। 2 और परतें दिव्य मार्शल संप्रदाय के 8वें स्तर तक उन्नत हो सकेंगी। कोई जोखिम न लेना ही बेहतर है। सांप ने कहा, अभी अपनी स्वप्न दाव क्षमता को बनाए रखो। तुम अभी भी छोटे रहस्य क्षेत्र में आपात स्थितियों से निपट सकते हो। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। अर्जुन ने अपनी जेब वापस अपनी पीठ पर रखी और अतुलनीय रूप से बड़े गोलाकार दर्पण में कदम रखा। इस दर्पण का व्यास बेहद भयावह था। अर्जुन दर्पण की सतह का केवल एक छोटा सा चाप ही देख पा रहा था और इसका क्षेत्रफल कम से कम 1 लाख किलोमीटर ऊपर तक था। दूसरे शब्दों में, छोटे गुप्त क्षेत्र का व्यास कम से कम 1 लाख ली था, शायद इससे भी अधिक। जब अर्जुन ने अंदर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था।
बड़े गुप्त क्षेत्र के भीतर छोटे गुप्त क्षेत्र का व्यास लगभग 100,000 ली था, जो अर्जुन की अवधारणात्मक दूरी की सीमा थी। हालांकि आंतरिक स्थान इससे कहीं अधिक बड़ा था। सर्प ने कहा, देखो, इस छोटे से गुप्त लोक का भौतिक स्वरूप बहुत भिन्न है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और लापरवाही से अपनी बगल से एक पत्ता उठाया। पत्तों पर रूनिक पैटर्न थे, लेकिन वे चांदी के थे। अर्जुन ने पत्तों को कुचलने की कोशिश की। वह कामयाब तो हुआ, लेकिन उसने पाया कि पत्ते बाहर के पत्तों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। सबसे अजीब दृश्य भी घटित हुआ। कुचला हुआ पाउडर जमीन पर गिरा, लेकिन अचानक उड़कर पेड़ की टहनी पर वापस आ गया। पत्तों का पाउडर संघनित होकर एक पूरा पत्ता बन गया। नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्जुन स्तब्ध रह गया।